नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग साइंस का टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं और पिछले के 3 वीडियोस में जितना आपने लाइक दिखाया है, जितना आपने शेयर दिखाया है, तो इससे मेरा हौसला धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल शानदार, जानदार, असरदार डिस्कशन दे जो कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचा दे। तो हमारा आपके लिए सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके प्रति अभी आपके लिए सिर्फ एक ही उद्देश्य है और यह उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा साइंस के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सके। और ज्यादा नहीं, हमारा ये प्रयास है कि लगभग 25 क्वेश्चन आप एग्जाम का जो 25 का 25 पूछेगा ना, वो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन सेट भी कर रहे हैं और आप जिस हिसाब से लाइक कर रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितना स्नेह दिखा रहे हैं, जिस तरह का आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये मुझ में एक नई ऊर्जा भर रहा है और इसी नई ऊर्जा के साथ चलिए तो हम लोग डिस्कशन को आज स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। पहला क्वेश्चन ही बहुत जरूरी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि, अब देखिए, तो अगर आपको यह जानना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों अनुपस्थित है, तो इसके लिए एक जवाब आपको और आना चाहिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान समझिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। और अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो, तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो पृथ्वी है या जो भी आपका ग्रह होगा, प्लैनेट होगा, वो वायु मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके नहीं रखेगा और वो निकल जाएगा उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से। तो यहां पर ऑप्शन क्या क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है क्योंकि पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण कम है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही कमजोर हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, वो होता है भार। कोई भी ग्रह या पृथ्वी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम भार भी कहते हैं। तो भार क्या होता है, W बराबर mg। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल कम है, देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ, F, और ये F किसके बराबर होता है, भार के बराबर, और F बराबर W और W बराबर हम कहते हैं mg। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही कमजोर है तो इसका मतलब वेट कम है, और वेट कम है तो G भी कम है, और G कम है यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहां पर आपको 2-3 तरह के ऑप्शंस और मिल जाएंगे। क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना, एग्जाम में इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ध्यान से सुनिए, और लिखना है तो लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन जो देगा वो आपका क्या देगा, पहला ऑप्शन देगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण। जैसे यहां गुरुत्वीय त्वरण कम दिया तो ऐसा भी ऑप्शन दे देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण, पहला हो सकता है कारण गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होने के कारण, नंबर 1। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या दे सकता है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी देता है। ये तो सबको मालूम है, चलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यहां समझ गए, बल कम है तो भार कम है, मतलब बल और भार दोनों एक ही चीज है, गुरुत्वाकर्षण बल और भार। और अगर भार कम हुआ तो जी कम हुआ, ये आंसर हो गया। दूसरा जो एक और ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो ऑप्शन है ना, वो आपके काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान है, पलायन वेग चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान है वो कम है। किससे, वो है वहां पर गैस के अणुओं के RMS वेग से। मतलब चंद्रमा पर गैस के अणुओं का RMS वेग ज्यादा है और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम है। अब चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है, तो ये अब अच्छा एक बात और, पलायन वेग जो होता है VE बराबर √2gr होता है। G होता है उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण और R होता है ग्रह की त्रिज्या। अब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा का त्रिज्या। अब आपको एक बात तो मालूम है ना कि चंद्रमा
पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, यानी 1/6वां भाग है, कहिए 1/6 है। और रेडियस भी कम है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान भी कम है। अब कितना है पृथ्वी पर का तो आपको मालूम है, फटाफट बोल दीजिए कितना है, 2.35। ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है। अब कोई किताब में 2.35 रहे, 2.36 रहे, 2.37 रहे, उससे घबराना नहीं है। एक लगभग वाला आप डाटा याद रखिए, 2.35 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रमा पर पलायन वेग कम है, चंद्रमा पर पलायन वेग कम है, और वहां पर अगर गैस का अणु होता, सपोज कर लीजिए, तो उसका आरएमएस वेग, आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दम भूलना बिल्कुल नहीं है। आरएमएस वेग होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे वर्ग माध्य मूल मान। तो चंद्रमा पर अगर मान लीजिए कि गैस हो किसी भी कारण से, मान लीजिए कि आप ही वहां पर गैस का कोई सिलेंडर ले जाकर के उसको खोल दीजिए, तो उसका जो आरएमएस वेग होगा, ध्यान से सुनना, उसका जो आरएमएस वेग होगा वो ज्यादा होगा किससे, पलायन से। अब अगर किसी को ज्यादा वेग मिल जाए पलायन वेग से, तो वो तो भाई उसके फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। तो देखो 3 तरह का ऑप्शन आएगा, ध्यान से सुन लो क्या क्या आएगा। पूछेगा क्वेश्चन में चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित क्यों है, 3 आंसर दे सकते हो। पहला गुरुत्वीय त्वरण कम है, पहला गुरुत्वीय त्वरण कम है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल कम है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और तीसरा पलायन वेग का मान कम है। या ऐसे कहो गैस के अणुओं का आरएमएस वेग, ध्यान से, गैस के अणुओं का आरएमएस वेग पलायन वेग से अधिक है, गैस के अणुओं का आरएमएस वेग पलायन वेग से अधिक है। और अगर डिस्कशन आ रहा है, डिस्कशन में मजा, तो कर दो वीडियो को लाइक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो 3 ऑप्शन याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण कम, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर, पलायन वेग का मान कम होना। किससे कम होना, ये वाला बहुत मस्त ऑप्शन है यार, एकदम वी क्या कहते हैं इसको, वीवीआईपी ऑप्शन। हाँ क्या बोले, वीवीआई, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर रखना या कम रखना याद माने कि काम नहीं चलेगा, आपको यह भी याद रखना होगा कि आरएमएस वेग ज्यादा है किससे, किससे, पलायन वेग से। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बालक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर। तो अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अच्छा, ये तो मैंने हर बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अबे करता है, तो ये क्वेश्चन तो हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल डालेंगे। अब न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। अब तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का हम रामबाण बताएंगे, इतना मस्त टेक्निक कि दम मन खुश हो जाएगा और लाइक तुम लोग कर ही देगा। तो देखो क्या है, कहता 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट प्रयोग किया जाता है, यह हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा। तो बालक लिख लो फॉर्मूला, यह है एकदम रामबाण। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, एक बार यूनिट निकालना सीख गया ना, एक बार यूनिट निकालना सीख गया तो पैसा भी निकालना सीख जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे, कितना वाट का उपकरण है, ऐसे लिखते हैं ना, देखो बहुत अच्छा से लिख रहे हैं, उपकरण की संख्या, तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी लिख लो। पहला लिखोगे उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या, अरे वीडियो वॉच ही नहीं करो, लिखो भी सीखो भी, ठीक है। उपकरण की संख्या गुने गुने उपकरण की शक्ति वाट में, अगर किलोवाट में दिया रहेगा तो उसको 1000 से गुना कर देना। उपकरण की शक्ति किसमें बोले, वाट में, उपकरण की शक्ति वाट में, गुने कितना घंटा उसका उपयोग हुआ, कितना घंटा उपयोग हुआ, कितना दिन उपयोग हुआ, और इस सब को अंतिम में गुना करके 1000 से भागा दे देना। कैसनो क्वेश्चन रहेगा, बनिए जाएगा। चलो अब देखो क्या है फॉर्मूला, उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति वाट में गुने घंटे गुने दिन बटा 1000। ये फॉर्मूला हो गया रामबाण इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का। देखो जैसे हम क्या कह रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि यहाँ जो 1000 वाट दिया है इसको ऐसे भी कर सकता था ना, 1 किलोवाट दे देता। तो अगर उपकरण की शक्ति वाट में लोगे, मान लो क्वेश्चन में रहता 1 किलोवाट का हीटर है, 2 किलोवाट का हीटर है, 5 किलोवाट का हीटर है, तो 1000 से उसको गुना कर देता। 5 किलोवाट वाला है तो 5 गुने 1000, 5 गुने 1000, तो वो आ गया वाट में। अब आ जाओ
बात तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन 1000 वाट है, तो ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सब तो है नहीं। अब इसको यूज करते हैं फॉर्मूला को। उपकरण की संख्या कितनी है? एक ही हीटर है ना। अगर मान लो एक से ज्यादा हीटर रहता तो 2 लिखते, मैंने मान लो 2 हीटर देता, 5 हीटर देता, ऐसा भी तो दे सकता है। और उपकरण की शक्ति वाट में कितना है? देखो जी, कितना यहाँ पर 1000 वाट गुने 1000 गुने कितना घंटा? 90 मिनट। देखो पहले ही लिख दिए हैं कि घंटा, तो 90 मिनट का मतलब कितना घंटा हुआ जी? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। और कितना दिन हुआ? तो 30 दिन। तो 30 दिन यानी पूरा महीना का हिसाब कर दो, और बट्टा कितना से भागा दे दो? 1000 से। अब देखो 1000 से 1000 कट गया, 30 गुना 1.5 हो गया 45। आंसर हो गया 45 यूनिट। आंसर हो गया 45 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन था आसान, लेकिन इस क्वेश्चन को हम भारी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लो, यो बताते हैं। मान लो कह देता कि 4 गो बल्ब है, सपोज कर लो 25 वाट का, और 2 गो पंखा है, सपोज कर लो कितना? मान लो 75 वाट का। अब ये बल्ब चलता है पर डे 5 घंटा मान लो, और ये पंखा चलता है पर डे 10 घंटा मान लो। तो फिर बताओ 30 दिन में कितना बिजली खर्चा हुआ? ध्यान से सुन लो। 4 बल्ब है, बल्ब नहीं, बल्ब 4 बल्ब है, 25 वाट का 1 बल्ब है, और 5 घंटा जला। 2 पंखा है 75 वाट का, 10 घंटा जला, और बताओ 30 दिन में कितना बिजली खर्चा किया। चलो और भारी बनाएं। चलो भारी तो बनाना अपना हाथ में। क्या बोले कि एक दाम बताओ अगर प्रति यूनिट मूल्य ₹3 है, प्रति यूनिट मूल्य ₹3 है। अब कैसे बनाएगा देखो, ध्यान से सुनो। 4 बल्ब, उपकरण की संख्या 4, कितना वाट का? 25। 25 गुना 4 कितना हुआ? 100। और कितना घंटा जला? तो 100 गुना 5 घंटा जला ना। 25 जगह 100, 100 गुना 5 500, मतलब हर दिन आधा यूनिट। 500 वाट घंटा यानी हर दिन आधा यूनिट। और कितना दिन? 30 दिन। तो 30 का कितना हो गया? 15। ऐसे करो, तो हड़बड़ाना नहीं है। 4, 25 है ना, 5 और कितना? 30। अब बट्टा कितना? 1000। अब देखो सुन्ना कट गया, 25 चके 100 हो गया, 4 कट गया। इसका अलग से निकाल ले 15 यूनिट। अब अलग से निकाल लो किसका भाई? पंखा का। कैसे निकालेगा? अब तो डायरेक्ट कर देते हैं, अब उतना बार बार कोई थोड़ी ना करेंगे। 2 गुना 75 कितना हुआ? 150। और 150 गुना हुआ 10 कितना हो गया? 150। और 150 गुना 10 कितना हो गया? बताओ 1500, यानी 1.5 यूनिट। और 1.5 यूनिट के हिसाब से 30 दिन का कितना हो गया? 45 यूनिट। तो 45 यूनिट इसमें जोड़ दो। 45 से 15 कितना हो गया बालक? 60। रुपया कितना लिखल था? 3। तो 60 गुना 30 बराबर हो गया 100। देखो काम हो गया खत्म। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 गो अलग अलग तरह का दे, 3 गो अलग अलग तरह का दे, तो सबको एक में घिचपिचा नहीं देना है। याद रखना, घचपच मत कर देना। सर आप तो 1 गो वाला बताए थे, तो 3 गो वाला आ गया, अब क्या करें? अरे सबको अलग अलग कर दो। सेम रेटिंग वाट वाला जितना होगा ना, सेम वाट रेटिंग वाला सबको। मान लो 75 वाट वाला 4 गो है तो इसको एक साथ, 80 वाट वाला 5 गो है तो उसको एक साथ, 60 वाट वाला 3 गो है तो उसको एक साथ। अब फिर सबका अलग अलग यूनिट निकाल के सबको जोड़ देना। अब घर में तुम्हारा यूनिट क्या बताता है? बताओ, ऊर्जा मीटर। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऊर्जा मीटर क्या है? तो ऊर्जा मीटर जो होता है एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा की खपत को मापता है। और एक यूनिट कितना होता है? अब कहाँ लिखे? तो अब तो कुछ ना कुछ तो मिटाएंगे हैं, पूरा ही मिटा देता है क्योंकि तुम लोग समझ गया है ना। और अगर पूछ दिया कि 1 यूनिट क्या है, तब बोलना 1 यूनिट जो होता है ये 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है, W लिखल है देख लो, 1 किलोवाट घंटा। और अगर पूछा कि 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है, तो बताना 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। हमको मालूम है, तुम लोग को मालूम है, लेकिन रिवीजन भी तो कराना हमारे जिम्मेदारी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटका क्वेश्चन में क्या करता है कि तुम लोग गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ाना नहीं है, एक को क्वेश्चन मैंने गड़बड़ाना है। और देखो कि कैसे सवाल CS सर के साथ सही तुम लोग का बन जाता है।
जुड़े रहो मेरे साथ और देखो 100% साइंस तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी तुम लोग कहता है CS सर का मतलब होता है कंप्लीट साइंस वाले सर, जो फिजिक्सो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री। तुम लोग कहता ही नहीं कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, तो कंप्लीट साइंस हुआ। कितना विद्यार्थी तो यो कहता है कि CS का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो बहुत तरह का तुम लोग का बात होता है मेरे बारे में, और तुम लोग मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा जो कमेंट कर रहा है ना, मैंने रियल में मजा आ जा रहा है। अब देखो पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्या कहें, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अब एक विद्यार्थी का हम कमेंट पढ़ रहे थे, वो लिखा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन डालिए। केशव नाम था उसका, हाँ हम उसका नंबर याद रखे हुए हैं। तो देखो तो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन आज है कि नहीं। इससे पहले वाला 3 वीडियो देखना तो कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों क्वेश्चन तुम लोग को डाले हैं कि नहीं डाले। अगर नहीं डाले होंगे तो कमेंट करना हमको फिर से कि ना सर आप बोल रहे हैं कि खाली फिजिक्स है कि खाली केमिस्ट्री है कि क्या। हम तो कह रहे हैं कि तीनों है, अब वो कह रहा है कि ना खाली सर सब कुछ डालिए। अब एक आध गो का और कोई था लड़का, अब नाम हमको उतना तो याद नहीं रहता है, बोल रहा था कि कंप्यूटर वाला भी सर क्वेश्चन डाल देते। तो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन क्या डालें, कंप्यूटर तो तुम लोग हमसे बेहतर जानता, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना पढ़ाएंगे। अब बोलेगा वो कंप्यूटर डाल दीजिए। हाँ उसका एक बात बड़ा अच्छा लगा हमको कि इकोलॉजी वाला क्वेश्चन डालिएगा, पारिस्थितिक तंत्र वाला बिल्कुल डालेंगे। अगला बार जब वीडियो बनाएंगे ना तो 1-2 गो क्वेश्चन हर बार मतलब कि 2-3 गो टेस्ट में अल्टरनेट करके डालते रहेंगे। लेकिन है क्या कि सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो सबको कहीं ना कहीं से चुन के तो लाना ही पड़ेगा। तो ठीक है अगला बार इस बात को हम देखेंगे, डालेंगे। कुछ भी नहीं, हम इकोलॉजी जेनेटिक्स पेरिटिक्स जितना होता है, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब जगह से, फिजिक्स से केमिस्ट्री से बायोलॉजी से एकदम शानदार, कोई टेंशन नहीं। अब आ जा क्वेश्चन नंबर तुम लोग 3 है ना। बस तुम लोग जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो ना, देखो ना हम तुम लोग एकदम साइंस में गड़गड़ा देंगे। तुम लोग जाएगा एग्जाम में एकदम तड़तड़ा के चलाएगा, मारेगा ऐसा खटाक खट खट खट, मैंने एक को गलती होबे नहीं करेगा। बोले अरे सर ये तो गजब हो गया है ना, एकदम मस्त एग्जाम जा रहा है। और ऐसे भी तो आज तक तो तुम लोग यही कहा है कि CS सर जो साइंस पढ़ाए उससे बाहर आता नहीं है। चलो अब भी ऐसा कहेगा कि सर जो यूट्यूब पे डिस्कशन कराए ना उससे कोई क्वेश्चन बाहर अबे नहीं किया, ये पक्का कह रहे हैं। ध्यान से देखो कि कैसे अगला क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। अब देख लो इसको, क्वेश्चन बहुत हो गया बात, और अब करते हैं काम का बात। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। देखो आज मजा आ रहा है डिस्कशन में, कहेगा तो लाइक एकदम गजब किया है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है जी, बोलो फटाफट। आंतरिक ऊर्जा मन में सोचो ना रे, हमसे नहीं बात कर सकता, लाइव अबे करेंगे, चिंता काहे करता है। इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सिस्टम का टोटल एनर्जी, यानी गैस सिस्टम है तो उसका टोटल एनर्जी, उसमें आदर्श गैस है। देखो आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस। आइडियल गैस किसको कहते हैं कि जिसमें गैस के अणु को मान लिया गया है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। देखो बड़का बात बोले, पकड़ो इसको दम गजब, क्या बोले कि गैस के अणु परफेक्टली इलास्टिक है, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ समझते हो ना, प्रत्यास्थ टक्कर जब होता है गैस के अणुओं का तो उसका गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है और संवेग भी संरक्षित रहता है। तो जब गैस के अणुओं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इन टक्कर इनकी पूरी तरह प्रत्यास्थ होती है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। गैस के अणु को परफेक्टली इलास्टिक माना गया है, तो ऐसा गैस कहलाता है आइडियल गैस। हालांकि उसमें और भी डेफिनेशन है, वैसा गैस जिनके अणु एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का टक्कर के दौरान किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन यानी फोर्स न लगाते हो, बल न लगाते हो। टक्कर के दौरान एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हो, एकदम अस्थिर से टक्कर के दौरान एक दूसरे पर कोई बल न लगाते हो, क्योंकि टक्कर पूर्णतः इलास्टिक होता है। और दूसरा, जिनके अणुओं का आयतन बर्तन के आयतन की तुलना में नगण्य हो। जिनके अणुओं का आयतन बर्तन के आयतन की तुलना में नगण्य हो, ऐसा गैस कहलाता है आदर्श गैस। यो जान लो क्या आदर्श नाम का दुनिया में कोई चीज होबे नहीं करता। न आदर्श विद्यार्थी होता है न आदर्श शिक्षक होता है। हम अपने बारे में बोल रहे हैं, दुनिया में आदर्श सिर्फ एक कल्पना है, तो दुनिया का कोई गैस आदर्श नहीं है। हाँ देखो एगो नया क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में हमारा आ गया तो बता देते हैं, तुम लोग को एग्जाम में बड़ा काम देगा। क्या कि सर वास्तविक गैसें आदर्श गैस जैसी कब व्यवहार करती हैं, लाइन लिखना है लिख लेना। वास्तविक गैसें आदर्श गैसें जैसे कब व्यवहार करती हैं, तो आंसर होता है बहुत निम्न दाब पर बहुत उच्च ताप पर। टेम्परेचर वेरी वेरी हाई, प्रेशर वेरी वेरी लो।
यानी ताप बहुत बहुत ज्यादा और दाब बहुत बहुत कम। तो ये होता है वास्तविक गैस को आदर्श गैस जैसा कहलाने का स्थिति। चलिए, तो आदर्श गैस में आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो देखो, अंदर में जब टक्कर होता है ना, तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है और इस टक्कर के दौरान पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा गैस की कभी चेंज नहीं होती है। मस्त, ये पॉइंट याद रखो कि गैस के अणुओं की, जो आदर्श गैस के अणुओं की जब टक्कर होती है, क्या होती है? टक्कर। तो क्या चीज उसका चेंज नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो टक्कर में बोलो, टक्कर में क्या चीज चेंज नहीं होगा? तो टक्कर में जो चीज नहीं चेंज होगा, याद रखना कौन सा गैस है? आदर्श गैस। एक बार में बता रहे भैया, ध्यान से सुनो। टक्कर, कैसा टक्कर भैया? तो टक्कर हुआ प्रत्यास्थ। कैसा हुआ? दम तुम लोग इंडिया वाला है, दम मस्त, एक बार में पढ़ लेगा, समझ जाएगा। टक्कर कैसा? दम प्रत्यास्थ। कहता है ना हम लोग इंडिया वाले हैं, तुम लोग का दिमाग बहुत तेज है। तो देखो इंडिया वालों लोग ध्यान से देखो, ये टक्कर कैसा है? प्रत्यास्थ, परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या चीज नहीं चेंज होगा? देखो मस्त, दम नहीं चेंज होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो जो चेंज होगा क्या होगा? अब बता, जो चेंज होगा वो क्या होगा? वो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? कल पिछले क्लास में बताए थे ना, काइनेटिक एनर्जी किस पे चेंज करता है? काइनेटिक एनर्जी एक मोल का गैस का कल बताए थे। क्या बताए थे? याद करो, 3/2 kT। क्या बोले थे? 3/2 kT के याद करो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नहीं याद आया? फिर बैक जाओ, वीडियो देखो, बहुत जरूरी है। उसका यूनिट भी बताए थे, वैल्यू भी बताए थे, वो भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। टेस्ट नंबर 3 को ध्यान से देख लो। एक एक क्वेश्चन को दम के उसको घिसो, दम रगड़ रगड़ के उसको घिसना है और उसका दम निचोड़ जो होता है ना, वो पूरा पी जाना है। पी जाने का मतलब दिमाग में पूरा अटा लेना है। तो चलो देखो ध्यान से, के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर किया? टेम्परेचर पे। आदर्श गैस में जब टक्कर होगा, अंदर जो आदर्श गैस होगा उसका क्या चीज चेंज नहीं होता है? पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, कितना तो टेम्परेचर ज्यादा देगा, तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी न बढ़ेगा। यानी तापमान से क्या बढ़ेगा बालक? ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी। तापमान से क्या बढ़ेगा? बोलो, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गया। तो बताओ, अब आंतरिक ऊर्जा में दाब आयतन, बता इस फॉर्मूला में कहीं दाब आयतन तुमको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सर जी ध्यान से क्या बोले? के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है सर जी? तापमान। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर किया? तापमान पे। आंतरिक ऊर्जा में दो ऊर्जा होता है, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक। तो अंदर में कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, जो चेंज होगा काइनेटिक होगा, पोटेंशियल तो चेंज होना नहीं है। पोटेंशियल चेंज होना नहीं है किस में? आइडियल गैस में। किस में? आइडियल गैस में। अब बता आंसर। आंसर तो हो गया टनाटन, आंसर हो गया सी नंबर, ताप। और आ गया मजा, तो कर दो लाइक। और चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, दो बात बताए शॉर्ट में, काम की बात, असरदार बात। क्या? आदर्श गैस उस गैस को कहेंगे जिनके अणु परस्पर एक दूसरे पर बल न लगाते हों, और जिनमें परस्पर बल न लगाते हों, और जिनके अणुओं का आयतन बर्तन के आयतन की तुलना में नगण्य हो। तीसरा, ब्रह्मांड का कोई गैस आदर्श नहीं है। वास्तविक गैसें बहुत उच्च ताप और बहुत निम्न दाब पर आदर्श गैसें जैसा व्यवहार करती हैं। आदर्श गैस के अणुओं का टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। माना जाता है, जब आदर्श गैस मानोगे तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर मानेंगे। और इस टक्कर में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज, स्थितिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर तापमान बढ़ाओगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी भी इसी गतिज ऊर्जा में बढ़ेगा। आंसर हो गया तापमान। क्वेश्चन हो गया खत्म, रिवीजन भी हो गया, नोट्स बना लेना जरूरत पड़े तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आंसर तो ठीक है कि रट गया होगा, लेकिन इससे कितना क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ रहा है। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि प्रत्यास्थ टक्कर में आदर्श गैस के अणुओं का टक्कर किस प्रकार का होता है। ऑप्शन दे देगा पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ, है ना। उसके बाद दे देगा अंशतः आंशिक प्रत्यास्थ, और दे देगा फिर एक चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब दिमाग घुमाते रह जाए।
अब बिहार वाला 5वां ऑप्शन दे दिया ना तो कहीं माथे ना खराब कर दे। बिहार वाला 5वां ऑप्शन जानता है ना, बहुत मस्त ऑप्शन है, हमारा तो उसी से एकदम दिल खुश रहता है उस ऑप्शन से। उसका ऑप्शन 5वां वाला जो ऑप्शन अगर देखोगे ना बड़ा मस्त लगेगा, बोलता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देख इस क्वेश्चन जवाब क्या देता है मालूम है ना, जिसका कंसेप्ट एकदम साइंस का क्लियर होता है। रट्टा मारने वाला बात कहीं नहीं समझाएंगे रट्टा मारना। साइंस जिसको कौन पढ़ता है बताओ, साइंस तो वही पढ़ेगा ना जिसका ब्रेन फास्ट होता है। अरे 10th के बाद बहुत लोग बोलता है कि साइंस छोड़ दिया, हम है ना, साइंस नहीं छूटेगा, टेंशन क्या लेता है। 800 का विद्यार्थी है तो भी समझेगा, कॉमर्स का विद्यार्थी है वो भी समझेगा, बस है ना। तुम लोग क्या करना है पता है तुम लोग को, बार बार क्या एक ही चीज बोले। चलो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है देखो, अरे ये तो मजेदार क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन अगर हम बना लेंगे ना तो हमको भूख लग जाएगा, इतना ताकत इसमें लगेगा। तो लोग देखो तो क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा, तब तक हम पानी उनी पीते हैं। अब देख हम आ गए, क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ लिया होगा ना, फॉर्मूला बस वही सोच रहा होगा, टी हाफ बराबर 0.693 बट्टा लैम्डा। बस उसको एक एक फॉर्मूला याद आता है, उसका दूसरा का फॉर्मूला तो उसको यही भी नहीं करता है। टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा सोच रहा है, अब माथा लगा रहा है, बोला ये सब बुझाइए न रखा बोलता है। अरे देखो यार कैसे बनेगा, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तब पहले इसको मिटा दे है ना, काहे कि देखो क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ देखो अब क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई रेडियो सक्रिय तत्व, अगला बार से माने कि कुछ दिन बाद से जब क्वेश्चन डालेंगे ना तो बाइलिंगुअल भी डालेंगे। बाल थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए बार बार ऐसे कर रहे हैं, कटवाएंगे उठवाएंगे, चिंता नहीं करो। तो कह रहे क्वेश्चन क्या मालूम है, अभी वो कह रहा था, कमेंट देख रहा था तो कहता था क्या कि सर आपका क्लास वाला रिदम नहीं आता है। तो क्लास वाला रिदम भी आएगा, अभी तो नया शुरुआत है, बहुत कुछ अभी हम पिक्चर दिखाएंगे। साइंस में तुम लोग को दो हम ऐसा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे कि क्वेश्चन तो टनाटन बनेगा, है ना। बस क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ। एक बार बोल रहे हैं वीडियो पूरा देखो, क्वेश्चन एक एक को नोट डाउन करो। क्लास में भी हम ऐसी पढ़ाते हैं, यहाँ भी ऐसी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कहता है क्या, अगर मान लो कि अगर एक बार में नहीं देख पाता तो हम तो कहे कि 15-15 20-20 मिनट का देख लो। देखो डिस्कशन टाइम से मैंने अच्छा से कराएंगे, 2-4 को बात बताएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगबे करेगा। अभी कहेगा कि सर 5 का B करा दीजिए, 6 का C, तब फार्मूला बता कर तब फटाफट मार कर चल जाइए, तब आधे घंटा में काम खत्म हो जाएगा। उतना जल्दी क्या करना है, अरे समय अपने पास है, तैयारी मस्ती से करना है और दम ऐसा तैयारी करना है कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो देख ले क्वेश्चन। हाँ एगो खुशखबरी तुम लोग के लिए, क्या खुशखबरी है, मैथ्स वाले सर भी आ रहे, ठीक है। सरस्वती पूजा के बाद उनका पहला वीडियो तुम लोग के लिए आएगा, मैथ्स का दम 2 लाइन में कैसे सॉल्यूशन होता है फटाक से दिखाएंगे हम, ठीक है ना। तो अब तुम लोग क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, ज्यादा गपशप नहीं, एग्जाम का टाइम है। और ये क्वेश्चन देखो, यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपने माध्य जीवन काल के बराबर समय अंतराल तक विपरीत हो तो मूल मात्रा का कितना अंश शेष रह जाएगा। सबसे पहले देख ले माध्य जीवन काल कितना, तो इसको सुनबो नहीं किया होगा, हाफ लाइफ के बाद तो आगे बढ़वे नहीं किया, उसका लाइफ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। चल केमिस्ट्री वाला लाइफ तो देखते हैं थोड़ा। माध्य जीवन काल क्या होता है, औसत जीवन काल भी इसको कहते हैं, टी एवरेज। इसको फॉर्मूला 2-3 गो होता है, दोनों बता देते हैं। पहला होता है अर्ध जीवन काल का कितना गुना, तो 1.44 गुना। पहला फॉर्मूला भैया रट जा, और रटना है तो समझ के रटो। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, औसत जीवन काल का एक और फॉर्मूला, और ये होता है 1/λ। अब बोला सर तीसर का भी फॉर्मूला लिख दीजिए, तो तीसर का तुम लोग काहे नहीं लिखेगा, हम यहाँ लिखेंगे लेकिन फटाक से मिटा देंगे, देख लेना। टी हाफ बराबर होता है 0.693/λ का, बोले टी हाफ बराबर 0.693/λ। अब देखो भाई तो 1/λ बराबर कितना, तो 1/λ बराबर टी हाफ बाई 0.693। देख लो समझ में आया, 1/λ बराबर टी हाफ बट्टा 0.693। 1/λ इसे कैसे रहने दी, खाली 0.693 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख एवरेज का निकालना है भाई, देखो तो तीसर का फॉर्मूला यहां से आ गया, और क्या आ गया, टी हाफ 1/λ के बदले पुट कर देना, तो यहाँ देखो तीसर को फॉर्मूला लिख देते हैं, टी एवरेज बराबर, है ना। अब 1/λ के बराबर क्या लिखे, टी हाफ बाई 0.693। ध्यान से देख लो, टी हाफ बाई 0.693।
अब मजा आ गया, तो अब आगे काम करता हूं मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब ये तो यहां से हटाता हूं क्योंकि ये तो इसके लिए लिखा था। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। यदि कोई रेडियो सक्रिय तत्व अपने माध्य जीवन, तो माध्य जीवन काल के बारे में इतना बताए। अब देखो, अब असली तो फॉर्मूला, अब इसको बनाएंगे कैसे, तो एक फॉर्मूला और याद रखो, क्या, n बराबर n नॉट एक्सपोनेंट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, और ठोक दो लाइक। देख ले फॉर्मूला एकदम मस्ती वाला, ई फॉर्मूला से ही ये सवाल बनेगा, दूसर का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। n हो गया जो मात्रा शेष रह गई, n हो गया जो मात्रा शेष रह गई, n नॉट प्रारंभिक मात्रा, भूल मत जाना यार, शेष मात्रा लिख यहाँ पे, ये हुआ शेष मात्रा, शेष नाग होता है, शेष मात्रा हो गया, खत्म हो गया। और n नॉट क्या हो गया, n नॉट हो गया प्रारंभिक मात्रा। अब इसको कहाँ लिखे हम, चलिए इधर लिखते हैं, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा हो गया। अब तू लोग अच्छा से लिख लेना, हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे हमारा गड़बड़ा जाता है। तू ही लोग कहा था डिजिटल बोर्ड पे हम वो किया कि बहुत सारा बच्चा फोन करता था कि सर हम लोग पढ़ ना पा रहे हैं आपसे, चलो ठीक है। और टी हो गया टाइम, जितना में ये मात्रा शेष रह जाएगा। अब इस सवाल को हम बना देते हैं, देखो फटाक से फुर हो जाएगा क्वेश्चन, तो फटाक से फुर करें इसको, देखो n अब बटा n नॉट, तो ये निकल जाएगा अंश, n बटा n नॉट क्या निकल जाएगा, n नॉट जो मात्रा रह गया है ना, n नॉट जो मात्रा शेष रह गया, और n नॉट तो यही तो पूछा था, मूल मात्रा का कितना अंश शेष रह जाएगा, तो शेष मात्रा ये हो गया, टोटल मात्रा ये है, तो ये जो बनेगा वो फ्रैक्शन ही ना बनेगा। चल इतना तो मैथ बुझाता होगा, ऐसा नहीं है कि इतना बकलो ले तो लो। ई बराबर माइनस लेमडा है ना, तेज तो है, मैथ्स में तो दम धड़ाधड़ है। और लेमडा टी 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 टी, हाँ टी कितना था जी, माध्य जीवन काल के बराबर, देख ले माध्य जीवन काल के बराबर। और इस माध्य जीवन का मान देखो, यहां से पुट करो, यहां से पुट करो, 1 बाई कितना लिखे, 1 बाई लेमडा। अरे वाह, ये भैया लेमडा और लेमडा कट गए तो बच गया e का पावर -1, और e का पावर -1 को क्या ना लिखेगा, e का पावर -1 को, तो इतना मैथ का विद्यार्थी है यहाँ पर तेज कि वो तो फटाक से लिख देगा 1 बटा e, और खटाक से मार देगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखो मजा आ गया कि नहीं, क्वेश्चन में आया मिला कि नहीं। कहता है दम घिसा पिटा वाला क्वेश्चन नहीं, यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपने माध्य जीवन काल के बराबर समय अंतराल तक विपरीत हो तो मूल मात्रा का कितना। अब देखो पहला क्वेश्चन उतना फास्टे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख ले, तब से तो पढ़िए रहा क्वेश्चन है। औसत जीवन काल अर्ध जीवन काल का 1.44 गुना, इसी को कई तरीके से हम लिख सकते हैं। 3 तरीका है तुमको, लेकिन एक को कोई तरीका याद कर लो, काम चल जाएगा। यही वाला खाली याद रखना ना, यही वाला मेन फॉर्मूला है, बाकी सब तो फिर उठा पटक कर दिए, गुना भाग कर दिए और क्या किए। और दूसर का ये फॉर्मूला, ये तो भैया भी आई है, बालक तुम देख लो, दम जानदार विद्यार्थी है और शानदार विद्यार्थी है, तो लो ये वाला फॉर्मूला दम रट जा, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला n बराबर, अब आ रहा है ना क्लास वाला मजा, n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी, और n बटा n नॉट तो ये हो गया रहे मात्रा का बचे मात्रा का शेष, और ये फॉर्मूला e बराबर माइनस लेमडा और t के बदले 1 बाई लेमडा। सॉल्व कर ले, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके सुन ले। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहा कि हमारा एक और काम है, और वो काम ये है कि तू लोग का डाटा बचा कर रखे, कि थोड़ा बीच में तू लोग पढ़ने के बाद हंसियो लिया करो, है ना। कहा हम तो उतना हंसा नहीं पाते हैं, उतना अच्छा हमको हंसाने नहीं आता है, कपिल शर्मा कैसे बन जाए हम। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का कहता है, देखो 4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी पर आयतन क्या होगा, ये तो सबको मालूम है 4.4 ग्राम। देखो ए वो लाइन हम लिखते हैं, ऐसा मस्त लाइन लिखेंगे ना कि मोल कंसेप्ट का तो धज्जी उड़ जाएगा, दम मोल कंसेप्ट का धज्जी उड़िए जाएगा। एक लाइन पर तो पूरा हम मोल कंसेप्ट क्लास में पढ़ाते हैं, अब वही लाइन अभी लिखेंगे, अब जैसन बोलेंगे वैसन क्वेश्चन हम घुमा के फेंक देंगे क्वेश्चन का, यही काम तू लोग भी करेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, तो बड़ा सिंपल है यार, मैंने पॉइंट जो लिख रहे हैं थोड़ा लंबा है इसलिए यहां से लिख रहे हैं, दिखाई तो हम नहीं दे रहे होंगे, कोई बात नहीं है। तो पहले याद रख, एक मोल का मतलब पदार्थ का मात्रा का यूनिट है। एक मोल 6.022 गुना 10 का पावर 23 का समूह एक मोल कहलाता है। मोल कुछ नहीं है, जैसे दर्जन में 12 होता है ना, उसी प्रकार 6.022 क्या बोले 6.022 गुने 10 का पावर 23 का समूह को एक मोल कहते हैं। अब कहेगा धरती पर अगर 1 मोल आदमी हो जाएगा ना तो धरती फट जाएगा, मतलब कितना आदमी हो जाएगा। अब ये मतलब कितना हो गया
6022 पर 20 को शून्य डाल देना, ये पॉइंट हटा के यहाँ 20 कर देना, 6022 और उस पर 20 को शून्य डाल देना, ये वैल्यू आ जाएगा। चलो इतना तो तुरंत समझता है, मैथ का विद्यार्थी इतना काहे नहीं समझेगा। अब इसको हम कर देते हैं गायब और लाते हैं फिर थोड़ा। 1 मोल बराबर क्या होता है ध्यान दें, 1 मोल बराबर ग्राम परमाणु भार। 1 मोल बराबर क्या हुआ सर जी, ग्राम परमाणु भार। अगर अणु रहेगा ना, अणु, हाँ अणु, तो अणु तो बहुत लोग का नामों होता है ना। परमाणु कोई अपना बाल बच्चा का नाम नहीं रखता है क्या, अनु तो रख देता है। अनु कपूर भी थी एगो कोई फिल्म उलिम नाम, अच्छा एगो तो अपना वो कॉमेडियन भी है ना अनु कपूर, वो नहीं एगो बड़ा अच्छा सा कॉमेडियन अनु कपूर, अच्छा गाना भी गाता है वो। एगो अनु अग्रवाल हीरोइन थी आशिकी वाली, याद होगा तो लोग को। चलो याद आ गया तो बता दिए, इससे तो हम फिल्म बहुत देखते हैं तो लोग जानबे करता है, सब लोग जानता है कि सर सिनेमा के दम मैंने कि फैन आदमी है। हाँ फिल्म तो यार लाइफ में थोड़ा बहुत तो तुम लोग के साथ रहता है तो ऐसे ही एंटरटेन होता है, तुम लोग भी हीरो से तो कुछ कम नहीं है, ऐसे हम भी कम नहीं है, ये बात याद रखना। तो अब आगे बताते हैं, 1 मोल बराबर क्या होता है, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। और इसका क्या होता है ना कि वजन, जो देखो इसकी संख्या कितनी होती है। अच्छा देखो तुम लोग के साथ गप करने में यही दिक्कत है कि हम असली जो बात लिखना चाहते हैं वो नहीं लिखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हम पढ़ते समय पढ़ाते समय गप ना करते हैं। ये क्या होता है ना कि 6.022 गुना 10 का पावर 23, इसके बदले 23 परमाणु या अणु, ये लाइनवा नहीं लिखेंगे तो काम ना चलेगा बालक, ये ओकरो पर तो क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, और अब आ जाओ, और बराबर होता है क्या, बराबर होता है ग्राम परमाणु भार। ध्यान से सुन ले, ग्राम परमाणु भार। और नहीं तो अगर अणु रहेगा ना, देखो ये यही स्मार्ट बोर्ड में हमारा दिक्कत है कि हैंडराइटिंग है हमारा गड़बड़ा जाता है। बचपन में इतना अच्छा हैंडराइटिंग था हमारा। ग्राम परमाणु, अब धीरे धीरे लिखते हैं, भार है ना, या ग्राम 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 अणु 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 भार है ना, ग्राम अणु भार। और इसका एसटीपी क्या बोले, एसटीपी पर आयतन कितना होगा, एसटीपी पर आयतन होगा कितना, तो एसटीपी पर आयतन होगा कितना, तो ये होगा 22.4 लीटर। अब मिलीमीटर में बदलना होगा ना तो 1000 से गुना, मिलीमीटर में बदलना होगा तो 1000 से गुना। अब ई अगर जो लाइन याद रखेगा ना, मोल कॉन्सेप्ट तो खट्टाक सिवर बना देगा। अब देखो कैसे हम बना देते हैं, कैसनो क्वेश्चन रहेगा। 4.4 ग्राम है क्वेश्चन में, देखो CO2, तो पहले CO2 का अणुभार निकाल लो, पहले फॉर्मूला लिख लेना उसके बाद बनाना। CO2 का अणुभार सबको मालूम है, क्या बताएं ये सब छोटका छोटका चीज है ना। कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12 लिखो। ऑक्सीजन का वो है 2, तो 2 लिखो, 2 परमाणु है था। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, जोड़ जाड़ के 44, इतना तो सब जानता है। अब देखो जब ग्राम वाला क्वेश्चन पूछेगा ना तो ग्राम के सामने लिखना, देखो ग्राम वाला ही है ना तो यहां लिखना 44 हो गया। अब 44 ग्राम, 1 मोल कितना हो गया, 1 मोल हो गया। अगर बोले 1 मोल CO2 तो इतना CO2 का अणु, 1 मोल CO2 मतलब इतना CO2 का अणु, इतना CO2 का अणु यानी 1 मोल CO2 का वजन कितना, 44 ग्राम। 44 ग्राम का एसटीपी पर आयतन कितना, 22.4 लीटर। बात बुझ गया कि नहीं, फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुन ले। 1 मोल CO2 का मतलब कितना, इतना CO2 का अणु, इतना CO2 मतलब 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु। इतना अणु का वजन बटखरा में रखे तौलो तो आएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम का एसटीपी पर आयतन कितना, 22.4 लीटर। अब देख सवाल, 44 ग्राम का कितना है सर, 22.4, कितना है 22.4, कितना का पूछा रे, 4.4 ग्राम का। तो 4.4 ग्राम का तो तू लोग बनाइए ना लेगा। अरे 44 का 22.4 तो 44 का 10वां हिस्सा, तो इसका 10वां हिस्सा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर। और आंसर हो गया 5 है ना। और क्वेश्चन का अब बढ़ा देते हैं हम मीटर, मीटर का मतलब रेटिंग है ना, रेटिंग का मतलब समझ है ना, आगे बढ़ रहे है ना। तो अच्छा तू लोग लिख भी रहा है, लिख लेना, वीडियो को तो स्टॉप करके लिख सकता है, हम हट जाते हैं, देख लेना इतना देर में तो लिखिए लेगा स्टॉप करके। अब हटते हैं, आते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं फिर से हम अगला है ना। डाटा तो बचाना है तुम लोग का, हमको तो सबसे ज्यादा टेंशन तुम लोग का डाटे बचाने का रहता है। पढ़ाएंगे हम क्या, जानते हैं कि तुम लोग 1.5 GB 1 GB वाला है ना,
तो उस हिसाब से हमको काम भी करना पड़ता है। बल का आवेग बराबर होता है। अब देखो तो बल का आवेग बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले आवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हमारा वीडियो देखता होगा तो इम्पल्स लिख देते हैं। अब आवेग बराबर क्या होता है, अब इम्पल्स बराबर क्या होता है, आवेग का इंग्लिश हो गया इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, इससे ज्यादा नहीं। तुम लोग को लिखना होगा तो लिख लेना बल गुने समय। तो लोग के लिए तो इतना हिंदी लिख रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी वाला के लिए लिख देते हैं। इम्पल्स का हुआ आवेग, आवेग बराबर हो गया बल गुना समय। बल तो समझता ही है, फोर्स इनटू टाइम हो गया, इम्पल्स आवेग हो गया। अब देखो न्यूटन का भैया फॉर्मूला थोड़ा सा सेकंड लॉ से लिख दो। सेकंड लॉ का फॉर्मूला है F बराबर ma। एक बात जानता है कि नहीं, न्यूटन का तीनों जो नियम है ना उसमें सबसे मूल नियम कौन सा है। अभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया, सब तो याद कर ले है कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सब है ना। पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरा नियम बल का सूत्र बताता है बराबर में या व्यंजक जो, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बराबर विपरीत प्रकृति बताता है। लेकिन मूल नियम कौन है, मूल मतलब होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है जिससे बाकी सब निकलता, वो होता है सेकंड लॉ। याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ ही ओरिजिनल लॉ है। बहुत रिमार्केबल पॉइंट बताए हैं, दिमाग में बैठ गया है। क्या बोले, सेकंड लॉ ओरिजिनल, असली। असली कौन, सेकंड, दूसरा वाला न्यूटन का नहीं। चलो F बराबर क्या हो गया फॉर्मूला ma और E तो सबको याद है, तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहा है ना। A बराबर v माइनस यू बाई टी। अब देखो टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F गुना टी बराबर होता है एम भी माइनस एम यू। एगो लड़का बोल रहा था कि उसका देख रहे थे कमेंट, तो बोल रहा था क्या कि सर जो हमको लगता था कि हम साइंस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब तो आप ऐसा बता रहे हैं तो लगता है कि साइंस तो सबसे आसान विषय है ना। तो अच्छा है, देख लो समझ लो, F गुना टी बराबर एम भी माइनस एम यू। अब देखो तो ई एफ गुना टी क्या हो गया, ई हो गया इम्पल्स, IMPULCE इम्पल्स। इम्पल्स बराबर एम भी माइनस एम यू। अब ये क्या होता है, नहीं एम भी माइनस एम यू, यू होता है प्रारंभिक वेग, तो एम यू हो गया प्रारंभिक संवेग। क्या कि द्रव्यमान को वेग से गुना करने पर संवेग मिलता है, द्रव्यमान को वेग से गुना करने पर संवेग मिलेगा। तो द्रव्यमान को प्रारंभिक वेग से गुना करने पर प्रारंभिक संवेग मिलेगा, और द्रव्यमान को अंतिम वेग से गुना करने पर अंतिम संवेग मिलेगा। तो ई मिला अंतिम संवेग, ई मिला प्रारंभिक संवेग, ई मिला अंतिम वेग से द्रव्यमान गुना हुआ तो अंतिम संवेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग से द्रव्यमान गुना हुआ तो प्रारंभिक संवेग। और अंतिम घटे प्रारंभिक, दुनिया का नियम है कि यही परिवर्तन है। जो परिवर्तन नहीं बुझता है आज तक ना, आज बुझ ले। परिवर्तन का मतलब एक गो चीजें होता है, दूसर का कोई चीज नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। वेग में परिवर्तन v माइनस यू जानबे करता है। तो परिवर्तन कभी भी निकालना हो तो अंतिम घटे प्रारंभिक, कभी प्रारंभिक में से देखो हम लोग, अंतिम का मतलब क्या होता है, फाइनली जो आया, और माइनस इनिशियली मतलब हम लोग वर्तमान की तुलना भूत से करते हैं, तब कहते हैं कि यार तू बहुत बदल गया है ना। नौकरी करने वाला जब नौकरी वोकरी हो जाएगा ना तो कितना तुमको कहेगा यही बात, और नौकरी तो होने है, ऐसा बात नहीं कि नौकरी नहीं होगा। तो लोग का इतना अच्छा मेहनत कर रहा है, एकदम जम के पढ़ रहा है, तो नौकरी तो तुम्हारा होबे करेगा। तब कहेगा कि यार तुम बहुत बदल गया। तो बदल गया का मतलब क्या हो गया कि वो अभी जो तुमको देख रहा है, अब पहले जो तू देख रहा था, पहले जो तुमको देख रहा था, उस दोनों में बहुत अंतर है। तो वो आज की तुलना कल से किया, बीते हुए कल से किया, तो इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो इम्पल्स बराबर क्या हो गया जी, संवेग में परिवर्तन। कहां गया संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो देखो एम भी, इसको हम लिख सकते थे ऐसे भी ना, एम भी माइनस एम यू बाई टी। तो संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल। अगर ये पूछे ये क्या है तो ये बल, और संवेग परिवर्तन क्या है, आवेग, है ना। संवेग परिवर्तन का व्युत्क्रम पूछे तो लिख सकते हैं क्या कुछ, संवेग परिवर्तन की व्युत्क्रम देख तो 1 इम्पल्स का नहीं लिख सकते हैं। संवेग परिवर्तन का व्युत्क्रम, तो संवेग में परिवर्तन का व्युत्क्रम कर देंगे तो ई नीचे आएगा, तो ई भी तो नीचे आ जाएगा, तो कहेंगे 1 इम्पल्स। हालांकि ऐसा इसका कोई विशेष नाम नहीं है, संवेग में परिवर्तन का व्युत्क्रम को हम लोग कोई विशेष नाम, कोई क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं कहता है। नहीं तो कहना कि सर संवेग का हिंदी होता है आवेग, इसका बोले आवेग तो कह देगा कि उल्टा है तो जावेग। अरे जावेग नहीं होता है, ऐसा नहीं कर देना कि वो आया तो उल्टा चला गया तो जाएगा, तो आवेग तो जावेग ना, ऐसा
कभी नहीं, कभी नहीं। संवेग परिवर्तन का व्युत्क्रम को अगर बोले भी, अगर कहीं पूछियो दे ना, तो इसको कहना ऐसे पूछेगा नहीं, चिंता मत कर, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। चलो खत्म। तो बल का आवेग बराबर होता है, तो आंसर का देना, आंसर देगा संवेग परिवर्तन का। कहानी हो गया खत्म, क्वेश्चन नया शुरू। क्या तो क्वेश्चन नया आते हैं, तू लोग को तो लिखना ही पड़ता होगा ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आराम से अपना लिखते रहना, है ना यार। वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब चलो इतना देर हट गया ना, बहुत हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन सा तरंग का विशेषता नहीं है। तरंग तो कल भी हम समझाए थे कि तरंग क्या होता है। तो तरंग क्या है, पहले अगर कोई पहला लाइन पूछे कि व्हाट इज वेव, तरंग क्या है, तो बोलेगा तरंग ध्वनि तरंग है, तरंग प्रकाश तरंग है। अरे ये सब तो तरंग का एग्जाम्पल है। तरंग क्या है ना। तो तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है डिस्टरबेंस, है ना। माध्यम में या कोई भी अगर डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं पर, तो इसी को कहते हैं वेव। वेव होता है एक्चुअल में डिस्टरबेंस। और तरंग में संचरित क्या होती है, तो तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण होता है। कैसे, माध्यम को डिस्टर्ब करके। माध्यम को डिस्टर्ब होता है तो इस डिस्टरबेंस में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है ना, तो वो हम कहते हैं कि वो वाया वेव हो रहा है, वेव तरंग हुआ। अब तरंग का विशेषता क्या होता है, तो पहला कह रहा है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब तो तुम लोग समझता है कि वेव का जो लंबाई होता है यहीं तक है, ज्यादा बढ़ गया है ना। इसको हम सीधा बना लेना। तो इसको कैसे मिटाएंगे, तो देखें, इसको मिटाने का सिस्टम यहाँ से जा, ये तो पूरे चला गया, कोई बात नहीं है। अब फिर से हमको बनाना, इतना मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, मेहनत कर ही देते हैं, कितना टाइम लगेगा। ये देखो, ये बन गया वेव, है ना। तो कहता तरंग की विशेषता नहीं है। तो कौन सा तरंग का विशेषता नहीं है, तो सबसे पहले आ जाओ तरंग। तरंग क्या हुआ, तरंग होगा कि डिस्टरबेंस एक प्रकार का हुआ। और इस तरंग में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है कि तरंग में सर, तरंग में क्या संचरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कण संचरित होता है कि क्या संचरित होता है, ऊर्जा संचरित होता है, जो भी है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि तरंग में क्या संचरित होता है, तो बोलना कि तरंग में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब तरंग क्या होता है, तो ये पूरा एक वेव हुआ। देखो, ये पूरा एक वेव हुआ, और ये हो गया वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य यहां से लेकर यहां तक का, ये हो गया वेवलेंथ। इसको कहते हैं लैम्डा। माध्यम क्या होता है, माध्यम तो मतलब कि मीडियम। देखो, मीडियम क्या होता है, हवा, पानी, तेल, कांच, हीरा, ये सब माध्यम है। तो जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, वो हो गया आपका यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल। जैसे ध्वनि तरंग मैकेनिकल है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। और जिसको गमन करने के लिए माध्यम मीडियम नहीं चाहिए, वो हो गया अयांत्रिक। जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, कोई ठोस हो, कोई द्रव हो, कोई गैस हो। तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। माध्यम जो होता है वो कुछ तरंगों को जरूरत पड़ती है अपनी ऊर्जा संचरित करने के लिए, और कुछ तरंगों को माध्यम नहीं चाहिए होता है ऊर्जा संचरित करने के लिए। जिनको ऊर्जा चाहिए वो यांत्रिक हुआ, और जिनको नहीं चाहिए वो अयांत्रिक हुआ। प्रकाश अयांत्रिक है, ध्वनि यांत्रिक है, खत्म कहानी। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। ये पूरा वेव जो है ना, ये एक पॉजिटिव अगर है तो ये एक पूरा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा सेट को हम एक चक्र कहते हैं। तो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे जितने चक्र बन रहे होंगे वो फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज प्रति सेकंड, यही सब होता है। ऐसा ही बोलेगा तो हर्ट्ज से बोलना। ऐसे तो लिखने के लिए लोग सीपीएस भी कहता है, साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना साइकिल। जैसे एसी को हम कहते हैं 50 हर्ट्ज का है, एसी क्या कहते हैं 50 हर्ट्ज का। इसको ऐसे भी कर सकता है 50 CPS, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, ये भी यूनिट हो गया। अब चलो, आयाम क्या होता है, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन। ये माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन, इसको कहते हैं आयाम। अच्छा, तो आंसर क्या हो गया, क्या विशेषता नहीं है, आंसर हो गया माध्यम। खत्म हो गया कहानी। लेकिन एक बात हम और आज बता देते हैं ना, अब क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा भगवान जाने क्या क्वेश्चन सेट होता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया ना कि प्रगामी तरंग की विशेषता क्या है, प्रोग्रेसिव तरंग का विशेषता क्या है, और अप्रगामी तरंग की विशेषता क्या है, मान लो ऐसा क्वेश्चन। ऐसे प्रगामी से नहीं पूछेगा, अप्रगामी वाला याद रखना।
प्रगामी वो तरंग को कहते हैं ना जो अपनी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती है, मतलब ऐसे भी कह सकते हो वैसा तरंग जो एक या दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता है उसको प्रगामी कहते हैं। और अप्रगामी किसको कहते हैं? जो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़े उसको कहते हैं अप्रगामी। वैसा तरंग जो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लो ये एक डोरी है, अब डोरी को बीच में खींच के छोड़ दो तो मान लो ऐसे वेव इसमें जनरेट हुआ, ऐसे वेव जनरेट हुआ, तो ये ना इधर आगे बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है, यही अपना स्थान पर फैलेगा सिकुड़ेगा, अपना स्थान पर फैलेगा सिकुड़ेगा। इसको कहा जाता है कौन सा तरंग? इसको कहेंगे अप्रगामी तरंग। और अप्रगामी तरंग की विशेषता याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ये सब पॉइंट जो होता है ना इसको कहते हैं निस्पंद। क्या कहते हैं बालक? निस्पंद। क्या कहते हैं? निस्पंद। निस्पंद का इंग्लिश होता है नोड्स। क्या होता है निस्पंद? नोड्स। और जो अधिकतम विस्थापन वाला बिंदु होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये सब जो होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको कहते हैं प्रस्पंद। क्या कहते हैं? प्रस्पंद। क्या कहते हैं? प्रस्पंद। और प्रस्पंद का इंग्लिश क्या होता है? प्रस्पंद का इंग्लिश क्या होता है? एंटी नोड। चलो, तो आंसर क्या हो गया कि बोल रहा है कि निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो जो नहीं विशेषता है ना है वो क्या हो गया? माध्यम। तो अप्रगामी तरंग का विशेषता याद रखना निस्पंद और प्रस्पंद होता है। अप्रगामी तरंग का विशेषता जो है ये वाला तो याद है तुमको, इसको क्या कहा जाता है? श्रृंग। और इसको क्या कहा जाता है? गर्त। तो श्रृंग और गर्त होता है प्रगामी का, श्रृंग और गर्त अप्रगामी का, निस्पंद और प्रस्पंद। ई वाला याद रखना, ई वाला ज्यादा याद इंपॉर्टेंट है कि अप्रगामी तरंग की कौन कौन सी विशेषता है। चलो अब आ जाओ अगला नंबर, वीडियो पॉज करके लिख लेना, बार बार हम क्या एक ही चीज बोले। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8। 8 नंबर कहता है डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। डेयरी में, डेयरी मतलब जहां पर मिल्क वगैरह कलेक्शन होता है ना, दूध वगैरह का प्रोडक्ट बनता है या दूध ही पैकेटिंग होता है ना, सुधा उधा का डेयरी होता है, राज का डेयरी है, बहुत सारे डेयरी। तो डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब देखो, दूध से क्रीम अलग करना है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी? सबको मालूम है, आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें जो बल काम करता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सीधा सीधी एक बात जानो कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि एक अनुभव होने वाला बल है, वास्तव में कोई बल होता नहीं है, पहले बता रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भुतहा बल कहा जाता है, इस टाइप का कोई बल होबे नहीं करता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को जब चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल, किसी वस्तु को जब चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाता है तो वह बाहर की ओर फेंकाता है। और उस समय हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि वस्तु जो बाहर फेंका गया वो अपकेंद्रीय बल के कारण फेंकाया। हालांकि अपकेंद्रीय बल कुछ होता नहीं है, वो गति के जड़त्व के चलते अपना गति को कायम रखा, गति के जड़त्व के चलते अपना गति को कायम रखा, बस इतने है सेंट्रीफ्यूगल। पहला बात, सेंट्रीफ्यूगल जब पढ़ाता है ना कोई भी तो यही बात बताता है कि अपकेंद्रीय नाम का दुनिया में कोई बल है नहीं। नंबर 1, कोई बल नाम नहीं है अपकेंद्रीय, ये झूठा बल है, भुतहा बल है ना, भुताहा बल है, यो कह सकते हो तो। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर, ऐसा लगता है कि उस पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो चक्कर लगा नहीं पा रहा। बस यही होता है। डेयरी में दूध से जब क्रीम अलग होता है तो दूध याद रखना ये रहता है भारी, क्रीम छाली जिसको कहता है ये होता है हल्का। अब अगर आप किसी चीज को, माने दूध और क्रीम जो एक ही लिक्विड में है, माने एक दूध में नीचे दूध होता क्या है 92% तो उसमें पानी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि दूध पीना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कहा नहीं, ये सच बात है, कहा कि दूध में सब कुछ होता है, दो चीज नहीं होता है। बोलो तो कौन कौन? बोल ही लिया होगा, एक विटामिन सी नहीं होता है, एक आयरन नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है दूध में। तो दूध तो हर लोग को पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पटना का बच्चा को दूध का पैसा मिलेगा ना तो वो दूध नहीं पिएगा, वो डाटा पैक भरवाता है। सब समझते हैं तुम लोग को। तो दूध से क्रीम को अलग करना है। तो देखो, दूध है भारी, क्रीम है हल्का, और दोनों को घुमाए एगो बर्तन में रख करके कंटेनर में, अब कंटेनर में रख के घुमाए तो
दोनों को तो एक ही टाइप का सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को तो एक ही टाइप से माने एक ही वेग से घुमाया जा रहा है, तब भारी वाला को ज्यादा चाहिए अभिकेंद्रीय बल। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, सीरियसली मजाक वाला बात नहीं। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अब दोनों को मिल रहा है एक के फोर्स। मान लो कि हम जो कंटेनर घुमा रहे हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिला 200 न्यूटन का। सपोज कर लो, एक एग्जांपल हम देते हैं, और एग्जांपल से बढ़िया तो कुछ किसी से समझो में नहीं आता है। जो एग्जांपल से नहीं समझा वो समझो कि फिर किसी से नहीं समझेगा। मान लो 200 न्यूटन का घुमाए और उसमें दूध का जो द्रव्यमान है और क्रीम का जो द्रव्यमान है उसमें फर्क हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम कह रहे हैं दूध है भारी, क्रीम है हल्का। तो जिसको ज्यादा मास मिलेगा, वेलोसिटी तो दोनों का सेम होगा, काहे कि दोनों तो सेम कंटेनर में है। बात समझ लेना, दोनों सेम कंटेनर में है तो दोनों को वेलोसिटी सेम मिलेगा। अब मास जो है ना वो किसका भारी है? किसका ज्यादा है? दूध द्रव्यमान बोलो तो किसका है? दूध का। तो दूध ज्यादा भारी है, तो इसको जब तक ज्यादा नहीं करोगे तब तक क्या ये कांस्टेंट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। नहीं समझाना तुम लोग, हम समझते थे कि नहीं समझेगा, इतना आसानी से तुम लोग समझेगा। अब ऐसे समझो, अब एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तो हम कुछ और ले लेंगे, ये बात बुझ लेना, फिर ये मत बोलना कि सर ऐसे का है बोल दिए। अब 200 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स है मान लो, और दूध का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं मालूम है? वेग पहले कुछ ले लेते हैं, तब वेग ले लेते हैं, सपोज कर लो कि हम ले लेते हैं 10 का स्क्वायर। हमरा यही अच्छा लगा, क्योंकि हमरा कैलकुलेशन बनाना है, आसान है, तुम लोग को भी समझाना है आसान भाषा में। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और अगर ये घूम रहा है मान लो रेडियस 1 मीटर में, सपोज कर लो, कौन कौन घूम रहा है रेडियस 1 मीटर में? तो मान लो कि क्रीम घूम रहा है रेडियस 1 मीटर में, और क्रीम का द्रव्यमान मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर से बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कितना? 2 kg। तो 2 गुना 100 200, इसका काम तो हो गया, क्रीम घूम रहा है। अब देखो कि दूध का वजन हम कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं इसको 2 माने हैं, तो इसको कितना मानना पड़ेगा बता? तो इसको मान लेते हैं ज्यादा फॉर एग्जाम्पल मान ले कितना? इसको मान लेते हैं मान लो कितना? मान लो इसको मान लेते हैं 4। तो 4 गुना 100 हो गया 400। तो नीचे में हमको रेडियस बड़ा करना ना पड़ेगा? नहीं समझा? अगर दूध का वजन हम मान लिए 4 को, तो वेलोसिटी तो 10 का 10 रहेगा दोनों का, तो इसका कितना होगा? रेडियस 2। तब देखो 4 गुना 100 400 बट्टा 2 200, फिर समझ ले, द्रव्यमान ज्यादा था, रेडियस ज्यादा हुआ, मतलब दूध घूमेगा बड़का रेडियस में, क्रीम घूमेगा छोटका रेडियस में। दूध घूमेगा बड़का रेडियस में, क्रीम घूमेगा छोटका रेडियस में, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। बस यही टेक्निक होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बता तो यहां कौन नया फोर्स लग गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई फोर्स है ही नहीं है, तो नया आएगा कहां से? लेकिन क्योंकि इसको चक्कर लगाने के लिए नहीं मिला तो ये बाहर की ओर फेंका रहा है, मतलब दूर जा रहा है सेंटर से, तो हम कह रहे हैं इसको कि लग रहा है कौन सा इस पर फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोले? सेंट्रीफ्यूगल। चलो कहानी खत्म हुआ। हाँ अब देख लो, बाकी का भी बात थोड़ा थोड़ा समझ लो, इसको देख लेना ध्यान से, 2-3 बार वीडियो को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब 1-2 इसमें और बात हम बता देते हैं। डिकेंटेशन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? डिकेंटेशन हिंदी में इसको कहा जाता है निस्तारण, डिकेंटेशन। और इसका प्रयोग कर सकते हो आप 2 अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए। नंबर 1 लिख लेना, जरूरत वाला चीज है। 2 अघुलनशील, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आए तो भाषा से पकड़ो। 2 अघुलनशील द्रव अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, 2 अघुलनशील द्रव को, 2 अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। अब करने के लिए तो कम से कम अपने लिख ले, ठीक है? या फिर दूसरा बात भी बता रहे हैं, क्या अगर ठोस जो अघुलनशील है, इसमें थोड़ा सा पहले अघुलनशील लिखना पड़ेगा, तुम लोग लिख लेना अघुलनशील, उतना अच्छा अभी नहीं लिखाएगा लेकिन सुन लो। अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए, अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए, फिर से सुन लो, अघुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने के लिए, जैसे पानी और बालू को अलग करना है, डिकेंटेशन से हो जाएगा।
एगो बर्तन में पानी है, उसमें बालू मिला हुआ है ना, थोड़ा देर बैठने के लिए उसको छोड़ दो, या पानी और तेल है तो पानी भारी है नीचे रहेगा, तेल हल्का है ऊपर रहेगा, और अपना या तो ढार के, नहीं तो एगो यंत्र आता है, माने उपकरण आता है, उसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल, पृथककारी कीप, उससे आप अलग कर सकते हो। चलो खत्म हो गया। बी नंबर आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन भी कह सकते हो इसको, है ना। और ये आंशिक या प्रभाजी आसवन जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, इसका अगर आंशिक का इंग्लिश फ्रैक्शनल होता होगा तो, ऐसे हम आंशिक का बने कि और कोई दूसरा नाम जानते नहीं है, फ्रैक्शन होता है क्योंकि अंश को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। कितना अंश बच जाएगा, कितना फ्रैक्शन बच जाएगा, तो हमको लगता है कि आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता होगा। और आपको मालूम है कि कच्चे तेल के लिए यूज होता है, तो किसके बोलेंगे, कच्चा तेल से अलग अलग चीज प्राप्त करने के लिए। हो गया खत्म इसका। क्रिस्टलीकरण, हाँ क्रिस्टलीकरण क्या है, आंसर ये नहीं है, आंसर हम नहीं मारे हैं, फिर बच्चा गड़बड़ा जाएगा, है ना। ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ये होता है कि इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक ठोस में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए। अकार्बनिक, देख कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। दम वीडियो को लाइक करना, मस्ती से पढ़ो और दम टनाटन अबरी ग्रुप डी में रिजल्ट दे दो, काहे कि 25 क्वेश्चन साइंस का है, दम 1 नंबर लाइक। अकार्बनिक ठोस में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए, अकार्बनिक ठोस में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए, अकार्बनिक ठोस में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए। लग रहा होगा कि एकदम सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लग रहा है ना, लग रहा है तो कमेंट करना, अब बोलना कि लग रहा है कि नहीं, कि सर दम एकदम क्लास में पढ़ा रहे हैं, एकदम वैसा ही मस्ती से पढ़ा रहे हैं, एकदम झुमा झुमा के। तो अकार्बनिक ठोस में मिली अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण होता है। और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कहां गया जी, अरे ये सी नंबर। अब केंद्रीकरण, डेयरी में दूध क्रीम अलग करने वाला प्रक्रिया। बोला सर अगर मैंने कोई और पढ़ाता तो खाली मार के आंसर चल देता, आप केंद्रीकरण देखो, आप केंद्रीकरण ऐसे कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 नहीं 9। अरे यार कहाँ उन्हें खो सकता है, हाँ देखो तो नहीं। अच्छा, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है। दिल में तो जलन जब पैदा होता है तो आंख से आंसू होता है, ये हमारा समझ में आता है ना। कभी कभी जब दिल जलता है ना विद्यार्थी सबका, अब किस लिए जलता है बताना पड़ेगा हमको ना, ठीक नहीं लगेगा। तो आंख में जो कहता है कि प्याज काटते समय, प्याज जब काटा होगा, चिकन वगन बनाना है, सब्जी भी बनाना है मस्त, तो प्याज काटा और प्याज काटते समय आंख में जलन पैदा हुआ, मतलब आंख से आंसू गिरा, तो उसमें समझ ले सल्फर का कंपाउंड है। कंपाउंड का नाम भी याद रखना, बहुत सारा नाम होता है लेकिन जो मस्त नाम है, आंसर तो सल्फर हो गया। अरे भागा का है, कहे ये बोल रहा है कि सर हम आपको नहीं रुलाएंगे, है ना, नहीं नहीं नहीं, हम तो तुमको कारण बता के जाएंगे। सल्फर इसका होता है प्रोपेनथियाल, प्रोपेनथियाल सल्फर ऑक्साइड। बोला सर इतना बड़ा आंसर बने नाम के याद करेगा, अरे तुम याद करेगा और याद करना ही पड़ेगा। सल्फर तो याद कर लिया ठीक है, कहीं ऑप्शन उसका एग्जामिनर का मन किया कि हम आज घुमा देते हैं तो क्या करेगा, बोलो, तब तो आंसर याद रखना पड़ेगा ना। तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है प्रोपेनथियाल सल्फर ऑक्साइड से। प्रोपेनथियाल अलग है, एस अलग है, ऑक्साइड अलग है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होती है, इसी के कारण। खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर हो गया 9 का बी। और अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। किसी तरह का दिक्कत हो, डाउट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालो, है ना। और अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करो। कितना एक ही बार बोले, मजा आता है यार, है ना बोलने में। क्वेश्चन नंबर है 10। आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन को किस समूह में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसको कहते हैं मालूम है ना, जिसमें वर्ग 1 से लेकर वर्ग 18 होता है। पहले का जमाना में पहला पीरियोडिक टेबल नील बोर साहब बनाए थे। क्या बनाए थे, बोर, जिससे केमिस्ट्री में तुम लोग हो गया था बोर, लेकिन ये तो बोर बहुत इंपॉर्टेंट था
नील्स बोर नाम था इसका। क्या नाम था? नील्स बोर। हालांकि अपना थ्योरी से विद्यार्थी को बहुत बोर किया, लेकिन केमिस्ट्री में इसके योगदान को कोई भूल नहीं सकता है ना। ये बोर का जो है वो सबसे पहली बार एटम के स्टेबिलिटी को सही सही एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफल भी रहा। आगे इसी का थ्योरी को एक्सपेंड किया गया। रदरफोर्ड साहब जो बोले थे उसको तो लोग मैंने ऐसे ही काट कुट दिया था, बड़े फालतू बात बोलते हैं। बोर साहब एकदम टनाटन बात बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2π होता है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा, सब कक्षा में ना लगाएगा, उसी कक्षा में लगाएगा जिसका, उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसका 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 कोणीय संवेग NH/2π होता है। क्या बोले? NH/2π होता है। याद रखने वाला बात है कि नहीं? बहुत मस्त। अब कहता है हाँ, तो ये बोर साहब पहला पीरियोडिक टेबल बनाए थे मोसले वाला के नियम पर। मोसले, अब कितना बोलेगा सर मोसले याद आ रहा है हमको? अरे मोसले कहा था कि आवर्ती गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। मोसले कहा आवर्ती गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। बोरी बतवा लपक लिया और उसके बाद वो बना दिया पीरियोडिक टेबल। तो वो जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका संशोधित रूप आज हम लोग पढ़ते हैं। वो जो पीरियोडिक टेबल बनाया, कौन बनाया जी? बोर। उसका संशोधित रूप आज हम लोग पढ़ते हैं, आज और उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। तो पहले वाला जो पीरियोडिक टेबल था ना, पुराना वाला, उसमें 1A 1B 2A 2B ऐसा करके था। अब आज वाला पीरियोडिक टेबल में बोला दे ए बी कौन सी स्कूल का सेक्शन तू बना रहा है, बच्चा तो आधा कंफ्यूज ही आ जाएगा। करने ए था, एन 1A 2A है और 3A जाकर के नानी घर में है। इधर था 1A 2A, इधर शुरू किया वो 3B 4B, अब उधर जाकर के दम फिर 13वां उधर जाकर दम दाहिना तरफ में शुरू किया 3A 4A 5A 6A। ऐसे कोई थोड़ी ना बोला ऐसा मत कर भाई, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एक तो बच्चा को ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी इतना सब पढ़ाना पड़ता है और तू इन्हें ए बी करके गड़बड़ा दे बच्चा को। तो नए का जो पीरियोडिक टेबल बना ना उसमें वर्ग का नंबरिंग दिया, सीधा सीधी। क्या नंबरिंग दिया? बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। अब आगे नहीं लिखेंगे 18 तक। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अब बात को समझना, हम कहते हैं क्या कि तुम लोग क्या करो कि किसका किसका याद रखो। देखो पहला दूसरा 13वां 14वां 15वां 16वां 18वां 17वां 18वां इतना तो जरूर याद रख ले। किसका किसका बोले? फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं 13 14 15 16 17 18 इतना तो याद रख लो बाबू। हम लिखा भी देते हैं फटाफट से, कलर चेंज कर लेते हैं खाली थोड़ा सा। देखो पहला वाला में क्या? हाइड्रोजन नहीं चेंज हुआ जी, क्या है गुस्साइल है का? चेंज तो हम करिए रहेंगे, नहीं कैसे चेंज होगा? कहाँ गया? हाँ चलो अब ठीक है, अब तो चेंज हो जाएगा। देखो सुपर में हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम, उसके नीचे फ्रांसियम। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। दूसरा का भी याद करो, देखो कितना बढ़िया से रिवीजन करवा रहे हैं। बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे स्ट्रोंसियम, उसके नीचे बेरियम, इसके नीचे रेडियम। अब 13वां जस्ट बगल में नहीं है, ये बात याद रखना। बीच में 3 से 12 तक और है, लेकिन हमारे पास जगह भी तो कम है, हम कितना खींच के ले जाए। तो हमारा तो भैया इतनी, इसी के बीच में यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो बाद में बच्चा लोग गड़बड़ा जाएगा कि सर लगता है कि कुछ भुला उला गया का। ना भुलाए तो नहीं है, इसी में बीच में, अरे हाँ ठीक है, इसी में बीच में 3 से लेकर 12 तक भी है, 3 से लेकर 12 तक। अब 3 से 12 तक का याद नहीं रखना। अब 13वां से शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो अब कहां से शुरू करते हैं? 13वां से। 13वां में कौन कौन है देख लो। 13वां में है बोरॉन, उसके नीचे एल्यूमिनियम, इसके नीचे गैलियम, इसके नीचे इंडियम, इसके नीचे थैलियम। बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम गैलियम थैलियम। अब 14वां भी याद कर लो, कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम, उसके नीचे टीन, उसके नीचे लेड, है ना?
अब आ जा 15वां, कौन कौन याद करेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट। क्या यार, हमको तो ये डर लगता है ना कि कने इन्हें उन्हें मिटाया सब मिट गया ना, तब तो पूरा गड़बड़े हो जाएगा, फिर उतना हमारा मेहनत करे पड़ जाएगा। चलो ठीक है, नाइट्रोजन, उसके नीचे फॉस्फोरस, उसके नीचे बोलो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, उसके नीचे बिस्मथ, Sb, है ना। अब आ जाओ 16, ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, उसके नीचे बोलो सेलेनियम, उसके नीचे टेलुरियम, उसके नीचे पोलोनियम, और लास्ट आ जाओ 17वां। अच्छा, इसके बाद भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और इसको तो साहब याद रखो, ये यहां से शुरू होगा, हीलियम, इसके बाद नियॉन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन, इसके बाद जीनॉन, और इसके बाद रेडॉन। इतना तो याद रखना, मन है स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं मन है पीरियोडिक टेबल से याद कर ले। अगला हम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, हेलोजन का पूछा था किस समूह में है, देख लो 17वां में है, आंसर मार दे ऑप्शन नंबर डी, और हम बढ़ गए आगे, है ना। एक क्वेश्चन में बहुत टाइम हो गया। अब आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का आता है 2Cu + O2 gives 2Cu का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है देख लो, दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछला वीडियो में देख लो हम समझाए हुए हैं। क्या होता है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के किसी भाग को विस्थापित करता है, दूसरा अभिकारक पहले अभिकारक के किसी भाग को विस्थापित करता है, दोनों अपना अगल बदल लेता है आयंस को, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल हम बता दिए थे, कल था एग्जाम्पल में BaSO4 अब प्लस था, नहीं सॉरी, कल का जो एग्जाम्पल है उसी को लिख देते हैं। कल था जो एग्जाम्पल उसमें था BaCl2 अब प्लस था Na2SO4 गिव्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है BaSO4 और साथ में होता है 2NaCl। देखो अब यहां पर बेरियम सोडियम के जगह आ गया, सोडियम बेरियम के जगह हो गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आंसर तो नहीं है, इसमें दो गो अभिकारक मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। देखो दो गो अभिकारक जब मिल करके प्रोडक्ट बनाए तो इसको कहा जाता है, यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो इसको कहते हैं संयोजन। और संयोजन का जस्ट उल्टा होता है वियोजन, संयोजन का जस्ट उल्टा होता है वियोजन। तो यहां पर यह संयोजन अभिक्रिया, दो गो मिला एगो बनाए। देखो रिएक्शन में बहुत सारा टाइप होता है, एगो रिएक्शन ये भी है, एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब टूटने का कई तरीका है, प्रकाश से टूट सकता है, उष्मा से टूट सकता है ना, तो ये सब अपघटन में आता है। एगो एग्जाम्पल कल भी बताए थे, आज फिर एक बार बता देते हैं, है ना, क्या तुम लोग तो पूरा वीडियो देख नहीं सकता है, पता नहीं इसको भी देखेगा कि नहीं। हम बोलते हैं पार्ट बाय पार्ट देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा देख लो, है ना, क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपघटन हो गया, ये हो गया ऊष्मीय अपघटन इसको कहेंगे। विस्थापन में एक दूसरे को घसकाता है ना, एक क्या करेगा, एक दूसरे को नहीं, मतलब एक दूसरे को घसका देगा। तो देखो विस्थापन में क्या होगा, एक एग्जांपल कल भी बताए थे, आज फिर बता देते हैं। जिंक रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड से, Zn+H2SO4 का देगा बहुआ, दे देगा जिंक सल्फेट, और साथ में का दे दिया, साथ में दे दिया हाइड्रोजन। हो गया थोड़ा सा रिवीजन, है ना, मजा आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, संयोजनीय अभिक्रिया। अब आ जाओ तुम लोग अगला क्वेश्चन पे, है ना, अपना स्क्रीनशॉट लेता रहना, जो करना है करते रहना, याद रखना है याद रखना, बाद में याद रखना है बाद में याद रखना। हम तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 12। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में बदल जाता है। देखो एक पौधा का जो बीज होता है ना, बीज किससे बनता है तुमको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो वर्तिकाग्र है, जो माने कि आप कहते हैं बाह्य दल पुंज, तल पुंज, वर्तिकाग्र, ये सब मुरझा करके गिर जाता है, ये सब तो मुरझा के गिर जाता है। और ये जो बिजांड होता है ना, बिजांड, इसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, ये बदल जाता है किसमें, अरे रुकने यार, कहाँ जाएगा तो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, हाँ यहाँ आ गए हो। बीजांड जो है वो किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है बीज में। अब इस बीज के अंदर में छोटा सा पौधा होता है, और वो बीजांड में ही फिर बनता है रेडिकल, प्लूम्यूल, सॉरी बीज में दो पार्ट होता है, एक रेडिकल एक प्लूम्यूल, प्रांकुर और क्या था हिंदी में,
अरे एक रेडिकल एक प्लूम्यूल, हिंदी में रेडिकल मूलांकुर, हाँ देखो मूलांकुर और प्रांकुर है ना। तो बीज में छोटा सा पौधा होता है और वो पौधा ही जाके फिर पूर्ण पौधा का रूप लेता है। छोटा सा पौधा ग्रो करता है, बड़ा पौधा बनता है। तो बीज में ही से ही फिर बनता है। तो क्या बोला है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में विकसित होता है, तो इसमें एक छोटा सा पौधा रहता है, उसको कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण का मतलब होता है एम्ब्रायो, भ्रूण का मतलब एम्ब्रायो। और इसी एम्ब्रायो में आपका रेडिकल और प्लूम्यूल यानी प्रांकुर अंकुर होता है। प्रांकुर से रूट निकलता है, प्लूम्यूल जो होता है नहीं, मूलांकुर से जड़ निकलता है और प्रांकुर से तना निकलता है, यही बात होता है। तो पौधे में बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। तो बताओ तो आगामी पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है, तो बेबी प्लांट के रूप में होता है। बेबी प्लांट, छोटा प्लांट, उसको कहते हैं भ्रूण। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो पुष्प में परिवर्तन होते हैं उसमें अंडाशय किसमें बदल जाता है, अंडाशय बदल जाता है फल में। अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति यानी ओवरी वॉल, ओवरी वॉल वो बदल जाता है आपका फल के, क्या कहते हैं उसको, आवरण में। वो जो मिसोकार्प, पेरिकार्प, एपिकार्प होता है ना, हाँ उसको क्या कहते हैं, फल भित्ति। फल भित्ति में बदल जाता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में, अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है ना। और युग्मनज जो होता है ना, जो जाइगोट, युग्मनज जिसको जाइगोट कहते हो, और वही आपका जो होता है वो फ्यूचर में नया प्लांट देता है। चलिए ठीक है, हो गया काम खत्म। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी और क्वेश्चन हो गया इसका खत्म। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग कौन सा, अरे किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13। 13 नंबर है कि कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पहला बात तो यही याद रखना, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों में होता है। जैसे मेंढक जंतु में उभयचर होता है ना, उसी प्रकार पादप जगत में होता है उभयचर ब्रायोफाइटा। इसमें याद रखना दूसरा का बात, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। संवहन उत्तक एब्सेंट। संवहन उत्तक कौन कौन होता है, जाइलम और वेसल। तो जाइलम संवहन उत्तक नहीं होगा, है ना। उभयचर कौन है, ब्रायोफाइटा है। चलो ठीक है, अब आ जाओ तीसरा बात, इसमें आ जाओ सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा अगर पूछ दिया, सबसे बड़का ब्रायोफाइटा, बड़का है ना, बड़का नहीं लिखते हैं, बड़का हो जाएगा देहाती, है ना, तो थोड़ा सा मर्यादा रखते हैं इसका। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन होता है, डाउसोनिया। देख ले, डाउसोनिया, सोनिया गांधी नहीं, डाउसोनिया, है ना। और इसमें कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है, चलो एग्जाम्पल याद करो। मार्केंसिया है, रिक्सिया है, फ्यूनेरिया है, और नहीं है वो है चारा। और चारा क्या होता है, चारा क्या होता है, चारा होता है, देख ले, चारा होता है शैवाल, एल्गी। चलो एक दिन हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा डालेंगे या कुछ ऐसा पॉइंट्स बताएंगे जिसमें तुमको जो इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है ना। एंजियोस्पर्म तो नहीं, एंजियोस्पर्म का तो बहुत एग्जांपल है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल का एगो लिस्ट दे देंगे, उसको हम घर में दीवार के आगे चिपका दे, दीवार पर चिपका देना और उसको रोज प्यार से देखते रहना। बहुत सारा चीज ध्यान में आ जाएगा, याद रहे कि नर है ना। मैंने ऑप्शन वाले एग्जाम में तो एगो फायदा होता है ना, क्या फायदा है कि ध्यान में आ गया तो आंसर मार देते हैं, याद रहे कि न रहे, लेकिन ध्यान में आ गया तो आंसर मार देंगे, एकदम सही मारना है, टनाटन। अब आ जा देंगे बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लेना, है ना, जो बोले सो होबे करेगा, ऐसा बात नहीं है। अब आया क्वेश्चन नंबर 14, द्विनिषेचन का गुण है। द्विनिषेचन को अंग्रेजी में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बात को बुझ लो, द्विनिषेचन को इंग्लिश में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलो जो इंग्लिश वाला विद्यार्थी है ना, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, बहुत सारा है डबल फर्टिलाइजेशन, मान के नहीं समझेगा द्विनिषेचन। तो द्विनिषेचन किसमें होता है मालूम है, ये केवल 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 सिर्फ केवल और कोई नहीं, द्विनिषेचन होता है केवल आवृत बीजी में। याद रखना, अब बोला आवृत बीजी का अंग्रेजी बता दीजिए। आवृत बीजी का इंग्लिश होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है जी, अच्छा बाल ठीक है ना मेरा, एंजियोस्पर्म। चलो अब इसमें क्या होता है थोड़ा ये भी समझ लो। द्विनिषेचन में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो होता क्या है ना कि थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्लावर यानी जो फ्लावर यानी फूल। तो फूल में जो नर वाला भाग होता है जिसको एंड्रोसियम कहते हो, और वो जब पहुंचता है पॉलन ट्यूब वगैरह बना करके, तो वहां पर वो 2 मेल गैमेट रिलीज करता है। क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट।
मेल गैमेट का मतलब आप कह लीजिए कि 2 शुक्राणु। तो 2 शुक्राणु रिलीज किया, मेल गैमेट होता है 2, और ये 2 मेल गैमेट क्या करता है कि 2 चीज को फर्टिलाइज करता है, मतलब 2 अलग अलग चीज को। अब किसको किसको फर्टिलाइज करता है ये बात समझ लो। एक करता है ओवा को यानी एग को, अब एक करेगा ओवा को। ओवा क्या होता है? हैप्लॉइड। और शुक्राणु भी क्या होता है? तो 2 गो शुक्राणु है, मान लो ये 2 गो हम शुक्राणु बना दिए, तो ये एन हो गया, ये एन हो गया। मेल वाला इससे बनाया जाता है, फीमेल वाला, अरे फीमेल वाला तो अभी बनेबे नहीं किया है ना, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको पहले इसको हटाते हैं और यहाँ इसको फीमेल वाला है ना, तो फीमेल में अंडाणु होता है या अंडा इसको कह सकते हो, ओवा कह सकते हो, और इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये भी होता है हैप्लॉइड। अब इसमें क्या है ना कि 2 शुक्राणु है, शुक्राणु में ऐसे तीर दिखा देते हैं क्योंकि ये गतिशील होता है ना, इसलिए तीर दिखाते हैं। अब एक शुक्राणु जो होता है, ये एक शुक्राणु यानी ये एन इसके साथ फ्यूज कर जाता है यानी फर्टिलाइज कर देता है इसको, तो ये बन जाता है युग्मनज यानी ये हो जाता है जाइगोट। एक फ्यूजन ये हो गया। दूसरा जो, तो ये पहला शुक्राणु हुआ, तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया। ध्यान देना, एक शुक्राणु एक अंडा, अंडा भी हैप्लॉइड शुक्राणु भी हैप्लॉइड, दोनों किया जाइगोट बन गया। चलो ठीक है, मेल गैमेट आप कह सकते हो। दूसरा जो शुक्राणु होता है ना, अंडा तो एक ही होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है कि उसमें 2 पोलर न्यूक्ली होता है, ध्रुवीय केंद्रक, और दोनों क्या होता है कि मिल करके एक डिप्लॉइड बनाता है 2n। ये है देखो, ये है पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलर न्यूक्लियाई, ये है दूसर का पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोलर न्यूक्लियाई है। तब बात समझ लो हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो ये भी n होता है, ये n, ये दोनों मिलकर 2n बनाया, और दूसर का जो है ना, ये यहां से आ जाओ यहां पर। अब ये 2n और n मिल करके ये बनाता है ट्रिप्लॉइड, और इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, जो बाद में भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये भ्रूणपोष हो गया। तो फीमेल में, सॉरी फ्लावर में, एंजियोस्पर्म में 2 गो फर्टिलाइजेशन हो गया। देखना 2 बार निषेचन हुआ, एक हुआ एक शुक्राणु का, एक अंडा का निषेचन, दूसरा शुक्राणु जो है वह आपका किया ध्रुवीय केंद्रक, और ये डिप्लॉइड होता है इसका निषेचन, जिसके कारण इसमें कितना हो गया, ये जाइगोट हो जाता है 2n। देखो n + n, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है तो ये हो गया 3n। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि इसको स्किप कर जाना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया ना कि एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, तो वहां पर माथा खजुआते रहना। अब बोलना कि सर तो पढ़ाई भी नहीं किए थे, कहा कि सर तो बायोलॉजी पढ़ाते ना, सर तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो देख लो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई 2 गो मिलकर के पहले बना दिया, एगो डिप्लॉइड मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो गया और ट्रिप्लॉइड बना दिया, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार निषेचन हुआ। आंसर हो जाएगा आवृतबीजी निषेचन। याद रखना केवल आवृतबीजी में, हम आगे लिख दे रहे हैं केवल, तू लोग भी बगल में लिख लेना, प्रिंट आउट क्वेश्चन का अगर निकालता है तो बगल में लिख लेना डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन केवल और केवल आवृतबीजी में होता है, द्विनिषेचन केवल और केवल आवृतबीजी में होता है। कहानी हो गया खत्म और नया क्वेश्चन हो गया शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर। तो चलो आया क्वेश्चन नंबर 15, भागो भाई ऊपर। हाँ, इंसुलिन की खोज किसने किया था और किसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला? नाम तो सबको मालूम है, फ्रेडरिक बैटिंग। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन का खोज का नोबेल पुरस्कार, इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला फ्रेडरिक बैटिंग को। और हमको मालूम है, तुम लोग को बहुत कुछ मालूम है। क्या क्या मालूम है बता दो तो। सबसे पहले इंसुलिन का स्रावन बीटा कोशिका करता है। कहाँ वाला बीटा कोशिका? बोल दो बउआ जल्दी से। लैंगरहैंस की दीपिका वाला। अब लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ है? श्रीलंका में नहीं है रे, लैंगरहैंस की दीपिका है पेंक्रियास में। पेंक्रियास का हिंदी होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय का बीटा कोशिका निकालता है कौन सी? इंसुलिन। क्या निकालता है? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, है ना। और जिसमें इंसुलिन रहता है उसको डायबिटीज न होगा, और जिसको नहीं होगा तो उसको होगा, है ना। होगा तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा और क्या होगा। खाना पीना बहुत कंट्रोल करके रखना है इसमें। और दूसरा होता है एगो अल्फा कोशिका, ये एगो हार्मोन स्रावन करता है और ये है ग्लूकागॉन। क्या है? ग्लूकागॉन। और ये क्या करता है? उल्टा, जस्ट उल्टा। ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा भैया? ग्लाइकोजन को बदल देगा ग्लूकोज में, है ना।
भूख लगता है ना तो कुछ देर बाद भूख मर जाता है, मालूम है ना, काहे कि लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, है ना, लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। ये जो ग्लूकागॉन है ना, यही क्या करता है कि ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। आंसर हो गया कौन सा भाई, फ्रेडरिक बैटिंग। और हम लोग चलते हैं अगला बैटिंग करने क्वेश्चन का, है ना। बैटिंग साहब के बाद अब हम लोग बैटिंग करेंगे अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर वो होगा 16। चल रुक, हाँ यो बढ़िया क्वेश्चन बा। क्वेश्चन क्या है देखो तो, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। रुधिर की रचना नहीं होता रे बचवा, रुधिर का निर्माण किसके द्वारा होता है ना, कौन बनाता है, और ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा वाला में भी कौन अस्थि मज्जा, तो लाल अस्थि मज्जा, यहाँ जोड़ लेना लाल अस्थि मज्जा। देखो तुमरा में अस्थि मज्जा है, मजा नहीं है। तुमरा में दो तरह का अस्थि मज्जा होता है ना, हड्डी में दो, हड्डी बोन का पार्ट है तो बोने में ना होगा। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल वाला और एक होता है श्वेत वाला। इसको कहेंगे रेड बोन मैरो और एक को कहेंगे व्हाइट बोन मैरो। अब अंतर क्या है समझ लो, लाल वाला है तो लाले रहेगा। और लाल क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो लिख लेना, लाल अस्थि मज्जा का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है, और श्वेत अस्थि मज्जा में हेमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसका रंग जो होता है श्वेत होता है। तब बोलेगा क्या होता है, तो बोलना कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड। ये सब बात तो तुम लोग नहीं जानता होगा, थोड़ा बता दे रहे एक्स्ट्रा। दूसरा, लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो ये सॉफ्ट बोन में पाया जाएगा, मुलायम बोन चिकन उकन खाया होगा ना, तो सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, कचकचा के जिसको खाता है तो लोग, हमको भी भूख ही लगी है, सॉफ्ट बोन में होता है। और ये जो होता है ना, ये बोन ही में होगा लेकिन उसके पीछे होता है जहां पर अस्थि, अच्छा बोलता है सर बनाने का मन नहीं करता है, फिर खाने का भी तो मन करेगा। तो आगे वाला जो पार्ट होता है ना, ये सॉफ्ट वाला, यहाँ पर होता है रेड, और उसके पीछे जो ये वाला पार्ट होता है ना, उसके पीछे वाला में हार्ड जहां पे होता है वहां पे होता है व्हाइट। तो ये होता है बोन के हार्ड पार्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि रेड बोन मैरो कहाँ होता है, तो सॉफ्ट पार्ट में बोन के होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम का करता है, ये भैया काम करता है, आरबीसी का भी निर्माण करता है, ये डब्ल्यूबीसी का भी काम करता है, ये प्लेटलेट का भी काम करता है। कितना को खाली ये बुझाता है कि आरबीसी का निर्माण करता है ना, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट तीनों का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ये मेन जो है ना वो फैट्स को स्टोर करने का काम करता है, फैट्स स्टोर करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा, इसके अलावा ये इमरजेंसी में ब्लड सप्लाई कर सकता है, यानी इमरजेंसी में ब्लड बना सकता है, इमरजेंसी में ब्लड बना सकता है ना। अब देखो एक बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसमें खाली रेड वाला रहता है। 5 साल तक का बच्चा में, 5 साल तक का बच्चा में केवल रेड बोन मैरो होता है, और उसके बाद जैसे जैसे वो व्यस्त होते जाता है, मैंने बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे उसका रेड किस में कन्वर्ट होते जाता है, व्हाइट में। कहानी हो गया खत्म। व्यस्क मानव में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, आंसर हो गया अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में भी कौन सा अस्थि मज्जा, तो हो गया लाल अस्थि मज्जा। और क्वेश्चन में आ गया तुम लोग को मजा। तो आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर आ जाओ देखो 17। अरे अब इसको मिटा दूं मैं, इसको हटा दूं मैं, और क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ पे आता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17। किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो आंसर तो तुमको मालूम है, ऐसा कोई थोड़ी नहीं करने। कार का हेडलाइट में यूज होता है अवतल दर्पण, और ये क्यों होता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, और वो बिंदु होता है रोड का फोकस, माने रोड पर होता है जहां पर लाइट का फोकस गिरना चाहिए, ताकि आपको रोड पर जो गड्ढा उड्ढा दिखाई दे, कोई शराबी पी पा के सुत गया है कहीं तो वो सब दिखाई दे, ये जरूरी है अवतल दर्पण वहां पर, है ना। दूसर का होता है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में इसका क्या जरूरत है ना, ऐसे फ्लैश लाइट जो होता है लाइट को फैलाने के लिए होता है, जहां फैलाना हो। हालांकि फ्लैश लाइट बहुत सारा नाम होता है, जैसे होता है कि मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश लाइट रिबन बनाने में होता है। फ्लैश लाइट मतलब जो चमकदार प्रकाश देता है उसको फ्लैश लाइट कहते हैं, और वो थोड़ा सा प्रकाश को फैलाएगा, वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे उत्तल दर्पण। यहाँ पर प्रकाश को फैलाने का बात होता है फ्लैश लाइट, है ना। एक सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट में फिर बोलेगा तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट आ जाओ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में केवल और केवल उत्तल लेंस होता है। अब सरल माइक्रोस्कोप हुआ तो एक उत्तल लेंस होगा, और संयुक्त माइक्रोस्कोप हुआ तो 2 उत्तल लेंस होगा, है ना। तो सरल वाला हुआ तो कितना होगा, 1, और अगर तुम्हारा संयुक्त वाला हुआ तो हुआ 2। तो इसमें उत्तल लेंस ही होता है। इतना लिख देते हैं
कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है। इतना तो जरूर याद रखना। अब बाइस्कोप तो समझ में करता है ना, सिनेमा उनेमा दिखाने के लिए पहले सब रहता था, है ना, घूमता था लोग, जब घर में टीवी भी नहीं ना था, लोग थिएटर वेटर नहीं जानता था, जाने का सुविधा नहीं था, गांव में रहता था, तो माथा पे लेके बाइस्कोप घूमता था, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, है ना, यही सब दिखाता था उस सब में, आगरा का ताजमहल सब दिखाता था, तो वहां यूज होता था। चलो, तो फ्लैश लाइट जो होता है, अगर माने कि हम सही हैं तो ये उत्तल दर्पण यूज होता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ऐसे उत्तल दर्पण नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलो भैया 18 नंबर आ जाओ। हाँ, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, थोड़ा इधर खिसक जाओ, क्वेश्चन नहीं खिसकेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाओ, चलो इतना में ही काम चल जाएगा बैक तक। चलो, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? तुम लोग को मालूम है, आंसर बता दो हमको। क्या है? C/5 बराबर, फॉर्मूला कन्वर्सन का तो सबको मालूम है, F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5, ये फॉर्मूला होता है। अब फ़ारेनहाइट सेल्सियस, देखो ये तो मानव शरीर का तापमान हो गया जी, ये क्या हो गया? मानव शरीर का तापमान। तो ऐसा तो कैलकुलेशन के बिना कैले बना देगा, लेकिन अब कन्वर्सन है तो ये याद रखना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। फिर से बोल रहा है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। अब देखो C/5 बराबर F-32/9, इसी रिलेशन से तुम आगे बढ़ोगे, है ना जी। सेल्सियस कितना है तुम्हारा शरीर का? फ़ारेनहाइट में दिया है 98.6, तो 98.6 माइनस 32 अब बटा 9 बराबर C/5। अभी कैलकुलेशन करना तो हम सिखाएंगे नहीं, अपना गुना भाग करते रहना। हमको तो मालूम है कि 37 डिग्री आएगा, अगर तुम लोग कुछ और आएगा कमेंट मार देना, है ना, कि सर हमारा कुछ और आया था। लगभग आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो हमको उतना नहीं पता है, लेकिन 37 आएगा। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 कहता है ध्वनि का तारत्व निर्भर किस पर करता है? देखो, ध्वनि में 3 गो तो बातें होता है। अगर पूछेगा तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो बोलना आयाम। अब बोला तीव्रता क्या होता है सर? ध्यान से सुनो, तीव्रता का मतलब होता है ध्वनि का माने इंटेंसिटी। टीवी का वॉल्यूम जो होता है ना, उसको बढ़ाते हो घटाते हो, अच्छा गाना आता है वॉल्यूम पूरा दे दिया, है ना, और अगर माने उतना अच्छा गाना मुकेश कुमार वाला दिल जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न कर, साउंड कम कर दिया। अब वही मुन्नी बदनाम कहीं हुई तो एकदम तीव्र हो गया साउंड। डीजे तीव्र साउंड से बजता है, अब मोबाइल का साउंड में तीव्रता कम होता है। और तीव्रता निर्भर करता है किस पर? आयाम पर। आयाम तो बता दिए, माध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दूसरा होता है आवृत्ति। आवृत्ति का आवाज पतला मोटा को सेट करने के लिए होता है, और ये ऐसे कहेंगे ना, इसमें कहने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे कि तारत्व जो है आवाज को पतला या मोटा बताता है। अगर किसी का आवाज पतला है तो तारत्व ज्यादा है, आवाज मोटा है तो तारत्व कम है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? अगर पूछ देगा तो बोलना कि तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका आवाज पतला है, इसका मतलब तारत्व अधिक है। अब लय, लय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरटोन। बात समझना, ओवरटोन। तो ओवरटोन जो होता है लय, ओवरटोन मतलब क्या होता है? लय। और ये क्या है? ये अगर पूछे कि ध्वनि की गुणता किस पर निर्भर करती है, गुणता को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी। क्या कहते हैं जी? क्वालिटी। क्वालिटी किस पर निर्भर करता है? तो देखो, क्वालिटी निर्भर करता है ओवरटोन पे। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज, परिचितों की आवाज में अंतर का कारण क्या होता है? तो बोलना कि अंतर का कारण क्या होता है? ओवरटोन यानी लय होता है ना। तो हो गया तीनों लक्षण, और आंसर हो गया तारत्व निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा आवृत्ति पे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 19, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ध्यान से देख लो। 19 कहता है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होता है? तो देखो, विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है? कि जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना दे। जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना दे ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और M+ बना ले, उसको कहते हैं धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ले करके, इसको यहां पर थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं, यहां से इसको पूरा हटा देते हैं, और अब लिखते हैं, है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया।
तो बन गया M+ में। और उसी प्रकार से अगर मेटल इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो M- बन जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल। तो ये हो गया, यहां पर लिख लेते हैं ऐसा, रुको यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पर लिख लेते हैं कि धातु। तो धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। हम लोग जब धातु और अधातु का परिभाषा देते हैं तो इसी प्रकार देते हैं कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाए उसको धातु कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके माने ग्रहण करके ऋण आयन बनाए उसको अधातु कहेंगे। बात फिर से सुन लो, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, धन आयन बनाए उसको कहेंगे धातु। अब वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाए उसको कहेंगे क्या चीज, अधातु। ठीक है। उपधातु उसको कहेंगे मेटालॉइड, है ना, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, जैसे बोरॉन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। तो ये सब क्या है कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है, तो उसको कहा जाता है उपधातु। अब यहां पर अगर पूछे कि प्रकृति में धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो आंसर दे देना कितना है, 70। और अधातु तत्वों की संख्या पूछेगा तो कितना, 22। और उपधातुओं की संख्या कितनी, तो 6। अब 70 और 22 करके कितना हो गया, 92। तो प्राकृतिक कुल तत्व पूछेगा कि कितना हुआ, तो टोटल प्राकृतिक तत्व, देखो प्राकृतिक तत्व जो टोटल है ना वो है 92। इसमें धातु कंफर्म रहो कितना है, 70। और अधातु कितना है, अधातु हो गया कितना, 22। और इसी 22 में 6 गो ऐसा है जिसको कि मेटल और नॉन मेटल दोनों में रखा गया, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या चीज, उपधातु। तो ये क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना, ये हो गया उपधातु। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। हमको लगता है क्या कि एक क्वेश्चन कहीं छूट तो नहीं गया है, इसे हम एक बार रीचेक मार लेते हैं। रीचेक में 19 नंबर तो हो ही गया, 18 नंबर भी हो गया, अरे 17 नंबर भी हो गया। चलो ठीक है, तो सारा क्वेश्चन तो हो ही गया। और यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टॉप, आप लोग को करते हैं टाटा। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर जम के कर दीजिए उसको लाइक, है ना, और जम के दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कि सबका ग्रुप डी का तैयारी एकदम मस्त हो जाए। तो चलिए तब तक के लिए, कल तक के लिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट।